हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाइए ऑनलाइन में भी। ये बता दीजिए कि जो होमवर्क दिया था किस किस ने किया है? देन व्हाई यू आर रेजिंग योर हैंड? तो होमवर्क क्या था ये याद नहीं है? होमवर्क किया है। कौन सी सदी में जी रहे हो? दैट वाज इन द एंथ्रो। वेरी गुड दीपिका, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, आज पता चल गया मुझे, प्रेजेंट हो। देखिए 1 मिनट और आपके पास, जल्दी से सेटल हो जाइए। आशियान कंट्रीज क्यों दूंगी मैं? वेरी गुड। ओके, ईस्ट एशिया समिट ये भी दिया था। एंड वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में रैंकिंग में क्या है? ओके, तो ये दिया था। मुझे बता दीजिए कौन कौन करके नहीं लाया ऑनेस्टली। ओके, सो डबल होमवर्क मिलेगा नेक्स्ट उसके लिए। जैसे ही मुझे कुछ भी याद आता रहेगा वही मैं आपको देती रहूंगी। एक बार और हैंड रेज कर लीजिए। इधर से भी उठा था, हाँ, नो चीटिंग। ओके, चलिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो हमने लास्ट कहाँ पे एंड किया था? लास्ट हम देख रहे थे कि जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स क्या हैं, एंड उसमें हमने नॉर्मल अगर हम देखें तो हम ये सब रिलेशन जो है ये देख चुके थे। दैट इज रिलेटेड टू दी ब्लैक सी ग्रेन डील। उसके बाद हमने इंडस वाटर ट्रीटी देखा था, नॉर्थ स्ट्रीम देखा था, इंडिया बांग्लादेश, एंड अब हम आ गए हैं कहाँ? इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड। अब कल के लिए पहला तो आपका होमवर्क, मतलब नेक्स्ट हमारा जब भी क्लास होगा उसके लिए आपका होमवर्क क्या रहने वाला है? अब एक एक मेजर पोर्शन दूंगी मैं आपको। देखिए वैसे तो आपका मैपिंग वगैरह सब हो ही जाएगा, बट जब आप करंट अफेयर कर रहे हो तो मैपिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड यहाँ पे मैपिंग करवाऊँ या किस तरीके से हो, तो एक बार ना मैं क्या करती हूँ, आपको नॉर्मल थोड़ा सा आउटलुक दे देती हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो कहाँ कहाँ है। इधर ना सही से दिख नहीं पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वाइडन हो जाता है वर्ल्ड का मैप, बट यहाँ मैं जस्ट एक ओवरलुक दूंगी, फिर आप उसको देखोगे एंड फिर आप सही से करके लेके आओगे। एक एक कॉन्टिनेंट में उठा के दूंगी डेली क्लास में, सो दैट आपको उसकी कंट्रीज बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, मुझे पता है हर कोई खुद से कर सकता है, बट बात यह है खुद से करते नहीं है। ठीक है, सो बात वही हो जाती है। बहुत ज़्यादा सही से तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट इतना है कि काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन जनरल बात करेंगे सबसे पहले नॉर्थ एशिया की। सो नॉर्थ एशिया में मेजर हम क्या? रशिया, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। ठीक है, वापस से रशिया, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। ठीक है, ये किस में हो गए? नॉर्थ एशिया में ये कंट्रीज हो गई हैं। अब इनमें से चाइना इज द कंट्री एंड इसके साथ साथ रशिया इज द कंट्री। देखिए रशिया के साथ कोई बोलता है कि 14 कंट्रीज का बॉर्डर है या नहीं है, बट मेजरली अगर मैं बोलूं तो चाइना इज द कंट्री जिसका 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, अब ये होमवर्क है। देखिए आप इन नोट्स में मत लिखा कीजिए, इन नोट्स में लिखोगे तो सही से नहीं बन पाएगा। आप अपना एक A4 शीट रखा करिए और उसमें आप चेक किया कीजिए कि क्या कुछ किया आपने। तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करके लेके आना है? नेक्स्ट क्लास में आपको ये देख के लेके आना है कि चाइना की 14 कंट्रीज कौन सी है बॉर्डर कंट्रीज। एक और बात, कोई भी ये गूगल नहीं करेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। मैप रखोगे आप अपने सामने एंड मैप में खुद से आप डायग्नोज करोगे कौन कौन सी 14 कंट्रीज है। ये इतना काम आप करके लेके आओगे नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, इसके साथ ही रशिया की भी है 14 कंट्रीज के साथ ही बॉर्डर, वो नहीं दूंगी अभी, दोनों साथ में दूंगी तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहाँ? हम आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया वाले पोर्शन में। सो साउथ ईस्ट एशिया वाले पोर्शन में जैसे कि हमने
लास्ट क्लास में किया था, एशियन की 10 कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगता है, वही सेम हमने करके देख लेनी है, ठीक है। उसमें कौन कौन आ जाएगा? हाँ जी, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है। सो ये 10 कंट्रीज हो गई कहाँ? साउथ ईस्ट एशिया में। सो इन्हीं 10 कंट्रीज का मेजर क्या है? एशियान का ग्रुपिंग बना हुआ है। एंड इन कंट्रीज के साथ ही अगर हम इन जनरल लेके चले तो RCEP उसी का एक पार्ट है। तो इसका अभी साउथ ईस्ट एशिया का कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, अभी मैंने नॉर्थ एशिया का दिया है, ठीक है। बट आपको एक बार और घर जाके इन कंट्रीज को पास करके देख लेना है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ? देखिए साउथ एशिया वाले तो ये तो सार्क में हमने कर ही लिया था, इसमें हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ये वाले सेंट्रल एशिया वाले पोर्शन में आ जाते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा या थोड़ा काम चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ कजाकिस्तान, देन उज्बेकिस्तान। ध्यान दीजिए उज्बेकिस्तान का सी के साथ बाउंड्री नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे आ जाता है किर्गिस्तान एंड यहाँ तजाकिस्तान। पाकिस्तान का तजाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगता है या नहीं है, ये आपका जो है होमवर्क हो गया। नेक्स्ट, कोई भी गूगल नहीं करेगा, वो भी घर जाके करना है होमवर्क, यहाँ नहीं करना है। तजाकिस्तान का पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगता है या नहीं लगता, दिस इज योर नेक्स्ट होमवर्क, ठीक है। सो ये आपका ये वाला रीजन हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है मिडल ईस्ट, या फिर इसको हम वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, मिडल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। सो मिडल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में मेजर कंट्रीज जो आ जाती है इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से ईरान से स्टार्ट होता है, ईरान आ गया, इराक आ गया, टर्की आ गया, यहाँ पे आपका हल्का सा रीजन आता है अजरबैजान एंड आर्मेनिया वाला, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है आपका जॉर्जिया वाला। ये इराक के बाद यहाँ जो हम एरिया है, कुवैत आता है, बहरीन आता है, कतर आता है, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे ओमान, यमन, UAE, और यहाँ हल्का सा पोर्शन है जो ओमान का है, ठीक है। इतना सा पोर्शन है जो ओमान का है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इधर वाले एरिया में बात करें तो यहाँ पे आ जाता है लेबनान, ठीक है। इधर आ जाता है इजराइल, आ जाता है हल्का सा नीचे जो है जॉर्डन आ जाता है, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन आपका हो गया। इधर आ जाता है टर्की एंड फिर आप आ जाते हो इस पोर्शन में, दैट इज बेसिकली द यूरोप, ठीक है। अभी इतना ही करेंगे। अब आप सब क्या करोगे? आप सब घर जाके ये नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, इनको बहुत अच्छे से माइन्यूट करके इनको रट के लेके आओगे, सो दैट कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है, कौन किसके पास, देखिए इतने माइन्यूट से क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है, बट लेट मी जस्ट टेल यू इनडायरेक्टली इनका यूज होता है। और ये आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका ये इनडायरेक्ट नॉलेज अप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से इसकी ज़रूरत है। एक साथ करने बैठते हैं तो नहीं हो पाता है, तो ये इतना मेजर पोर्शन आपको करके लेके आना है। सो ये आपका मंडे तक का होमवर्क हो गया, इतना तो आई थिंक आप कर ही पाओगे, ठीक है। वेरी गुड। जिनको ऑलरेडी आता है उनका तो हम क्या ही बोल सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं वापस से। तो अब एक आउटलुक अगर आपको आ जाएगा ना तो आप विजुअलाइज कर पाओगे बाकी सब चीज़ों को। एंड इतना मत सोचिए हल्की फुल्की बाउंड्री में कुछ इधर उधर होता रहता है मिस्टेक, बट मेजर आपको पता होना चाहिए कौन किसके आसपास जो है रहता है। अच्छा ये वापस से मैंने यही खोल लिया। अच्छा इस टाइम पे आफ्ताब बादाम खा के भी काम नहीं चलेगा, इस टाइम तो डेली डोज खाना पड़ेगा रिवीजन का। आई थिंक यहाँ पे है देयर इज स्पेस है ना, देयर इज हाँ बाउंड्री क्वेश्चन आएगा ही। सी का बाउंड्री क्वेश्चन भी आ जाता है, ब्लैक सी को पहले आया भी है, तो इस वजह से धीरे धीरे करेंगे, मैं याद करवा दूंगी, बट बस आपको याद तो आप सब कर लोगे, बस खुद से नहीं करोगे इतना मुझे पता है। वेस्ट एशिया हाँ साउथ एशिया भी है प्रशांत। चलिए अब हम आ जाते हैं अपना 5th वन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप सबके पास नोट्स होंगे आज तो
तो आज आप ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाओगे। नेक्स्ट टाइम से भी पहले नोट्स दिलवाया करूंगी, उसके बाद क्लास हुआ करेगी। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड। इंडो पैसिफिक एरिया की बात की गई है। इंडो मीन्स इंडियन रीजन की बात की गई है एंड इट्स अ काइंड ऑफ ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ट्राइलेटरल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ किन्हीं 3 पार्टीज की बात की गई होगी। 3 पार्टीज में वन इज द इंडिया, अनदर वन इज द ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की वजह से इंडो का नेम आया है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से पैसिफिक वाले रीजन का भी नेम आ गया है, एंड वन इज द फ्रांस। तो अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि ट्राइलेटरल रीजन में किन किन की बात की गई है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस की बात की गई है। ये है क्या बेसिकली, ये बेसिक आपका न्यूज़ में ही था। ये क्या है कि ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है सो दैट कि इस फंड के थ्रू इंडिया में जो भी कोऑपरेटिव, जो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जा सके। सो इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक फंड का पार्ट है। सो दे आर गोइंग टू सपोर्ट द इंडिया बेस्ड स्टार्टअप्स। अब वो क्यों किया जाएगा? सो दैट कि वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली 2 चीज़ों की बात की जाती है। फर्स्ट वन इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब आप सबको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये उन कंट्रीज का अलायंस है बेसिक, जिन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि उस रीजन में आते हैं जहां सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है ना? सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड स्टार सी प्रोजेक्ट, ये दोनों हम अपने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में करेंगे। इधर ही उस चीज़ को छोड़ दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ इन्वायरमेंट वाला सब करेंगे तो वहाँ पे ही आराम से हो जाएगा। बट आप सबको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये 2 पार्टीज थी जिन्होंने स्टार्ट किया था। कौन कौन? इंडिया एंड फ्रांस। दैट्स व्हाई फ्रांस इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइलेटरल कोऑपरेशन फंड, एंड पैसिफिक का नेम आया, दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया भी इसका एक पार्ट है। स्टार सी प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? ये सोलर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन सेंटर को लेके एक प्रोजेक्ट बनाया गया है सो दैट कि हम जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करवा सके एंड उस सोलर टेक्नोलॉजी का हम एप्लीकेशन कर सके। तो उसके लिए ये एक सेंटर बनाया गया है, दैट इज द स्टार सी प्रोजेक्ट। उसके साथ ही साथ ओशन की अगर हम बात करें तो मुझे जस्ट आप एक आइडिया दे दीजिए कि कौन सी स्टेट हैं जो कि हमारे कोस्टल एरियाज में पड़ते हैं। इधर से स्टार्ट करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। सो क्या इंडिया के पास ओशन रिलेटेड रीजन बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है ना? सो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ब्लू इकोनॉमी को, ओशन गवर्नेंस को भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, जस्ट हमें एक फंड की ज़रूरत है। सो अगेन इंडो पैसिफिक जो कि हमारा ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड है, इसमें 3 पार्टीज आती हैं। कौन कौन सी? इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। एंड क्यों? आई नो स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ, बट दिस इज द वे कि आप करंट अफेयर को याद रखोगे, अदरवाइज इतना ज़्यादा होता है भूल जाते हो। ठीक है? तो हर कोई अगर बोलेगा तो उसको याद रहेगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, बिकॉज बोरिंग है। ठीक है ना? तो इसीलिए नेक्स्ट ये क्या है? इंडिया बेस्ड स्टार्टअप्स। 2 चीज़ों पे, पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दूसरा स्टार सी प्रोजेक्ट, एंड इसके साथ साथ ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस। तो इनकी बात की गई है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज फंड। जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज फंड है, यू नो फाइनेंशियल समथिंग विच इज रिलेटेड टू द मनी। इंटरमीडियरीज मीन्स अ काइंड ऑफ मीडिएशन या इंटरमीडियरी वो बन के रहते हैं। सो ये फंड बनाया गया है। ये फंड कैसा है? ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि ये ऐसा फंड होगा जो किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लगेगा। अब जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ लॉन्ग टर्म, इट मीन्स फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आने चाहिए, इट मस्ट बी समथिंग रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। वही आएगा ना? ठीक है। सो ये बेसिक क्या किया गया है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जाएगी। अब वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में की जाएगी, बट व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट? सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रिपेयर्डनेस फ्रॉम द डिजीज। अब डिजीज से प्रिपेयर होने के लिए यू नीड अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। In that health infrastructure you need a kind of vaccine हो सकता है, the kind of preparatory measures हो सकते हैं, the kind of कि you need to build up the PP kit हो सकता है, उसके लिए भी you need to build up the industries. So
cold storage, exactly. So these kinds of infrastructure you require for the health related treatment या फिर health related preparation के लिए, ठीक है ना. So अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, we are going to provide the fund so that long term financing हो on 3 sectors. PPR, that is the prevention, the preparedness and the response. Prevention means कि disease ना फैले. प्रिपेयर्डनेस मीन्स कि अगर डिजीज फैल गई है तो आप प्रिपेयर रहो. एंड रिस्पॉन्स मीन्स क्या हो जाएगा कि आप एग्जैक्टली उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मीन्स अगर डिजीज आ गई है आप उसको टैकल कर रहे हो, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली द फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज फंड. अब ये कौन होस्ट कर रहा है, बेसिकली दिस इज होस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के पास पैसा है और किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में रिलेटेड टू एनीथिंग वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करवाता है. अब यूजुअली कोई किसी चीज का रट्टा नहीं लगा सकता, एसोसिएशन बना के आप याद रख सकते हो. अब अगर मैं यहाँ एसोसिएशन बनवाऊं तो एक ही बनेगी क्या कि हेल्थ रिलेटेड किसी भी तरीके की चीजों में पैसा कौन लगाता है, WHO लगाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो वो हर जगह अप्लाई होता है, बट यहाँ कौन लगा रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक लगा रहा है. क्यों लगा रहा है, ऐसे याद रखना है आपको कि ये इंटरमीडियरी है. अगर WHO होता तो ये डायरेक्ट होता, इंटरमीडियरी है मतलब बीच में कोई और भी है, और वो कोई और कौन है, वर्ल्ड बैंक है. समझ आ गया. अब टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है, WHO दे रहा है. सो WHO ने टेक्निकल सपोर्ट दिया किसको, इंडिया को. उसके लिए उन्होंने फंड बनाया, बट ये फंड कैसा है, डायरेक्ट नहीं है, इंटरमीडियरी है. तो इट मींस कोई और थर्ड पर्सन भी होगा. वो थर्ड पर्सन कौन है, वर्ल्ड बैंक. ऐसे आपको याद रखना है. यूपीएससी कहाँ फंसाएगा, यहीं फंसाएगा, ठीक है. इज इट ओके. चलिए नेक्स्ट आ जाता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंटार्कटिक ट्रीटी. ये जो आपको ब्लू में पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द बैकग्राउंड. यहाँ पे जो आपको ये पर्पल में दिख रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द करंट अफेयर. इंडियन अंटार्कटिक एक्ट बनाया गया है, सो उससे रिलेटेड है, ठीक है. सो चलिए देख लेते हैं. अच्छा, कोई मुझे बता सके कि बाल्टिक सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है, कौन, नेम 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 एक एक करके. एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, हाँ जी, और हो गया, डेनमार्क, हो गए, और आगे तो बढ़ो. फिनलैंड, रशिया, वेरी गुड. पोलैंड. ओके, अगेन दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. कहाँ कहाँ गए हो आप. हाँ जी, हाँ जी नोमान, इट इज ओनली फॉर द डिजीज. बेसिक कोविड के लिए किया गया है ये. लेट मी चेक. अच्छा, क्या होगा ना, ऑनलाइन में मैं 5-5 मिनट के बाद आऊंगी देखने के लिए, इसीलिए होल्ड ऑन करना. थैंक यू मयूरी. एग्जैक्टली वाहिदुर, आपको भी रिपीट करना पड़ेगा. रूम बंद करके रिपीट करो, जोर जोर से रिपीट करो. रिपीट करोगे तभी याद रहेगा. हाँ जी, लिख लिया ना, ये भी दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. याद करके लेके आना, जो जितना याद करके लेके आएगा उसको उतना ही याद रहेगा, ठीक है. अब नेक्स्ट अंटार्कटिक ट्रीटी की बात की गई है, तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रीटी हुई थी 1961 में. 12 ओरिजिनल मेंबर ने इसको जो है साइन किया था. ओरिजिनल मेंबर का मतलब क्या है, यू कैन सी दिस पोर्शन इज बेसिकली द अंटार्कटिका, ठीक है. ऊपर से इसका इस तरीके से फोटो लिया गया है. आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसके पास आसपास जो है कंट्रीज लग रही होंगी, ठीक है. बहुत नीचे की तरफ है ये ऑस्ट्रेलिया. इस कंट्रीज जो है यहाँ पे बॉर्डर बना रही होंगी. अब कुछ 12 कंट्रीज हैं जिनको हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट बोलते हैं अंटार्कटिका रीजन के. अब अंटार्कटिका रीजन या आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिका में बहुत सारे आप ये बोल सकते हो कि एक्सपेडिशंस होते हैं. किसी भी तरीके की न्यूक्लियर डील का कुछ मान लीजिए, किसी भी तरीके के कोई भी वहाँ पे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस ऐसा है. बहुत सारी कंट्रीज जो है वहाँ पे उन्होंने इतना ही वेस्ट क्रिएट किया हुआ है, इस वजह से अंटार्कटिक ट्रीटी की ज़रूरत पड़ी है. ये ऐसा रीजन है कि जिसका इनहेबिटेशन कोई और किसी कंट्री के पास इसकी ओनरशिप नहीं है. इस वजह से यहाँ पे बाकी सब कंट्रीज जो है अपनी मर्जी से जिस भी तरीके से उनका, देखिए यूनाइटेड नेशन तो रहेगा ही,
वो तो क्या हो गया, सुपर डैडी वो तो हो ही गया है, बट वो सुपर डैडी एक को फेवर करता है दूसरे को नहीं करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि वो यूएनएससी के थ्रू अपने डेवलप्ड कंट्रीज को ही करता है, बट उन्हें दिखाना तो पड़ेगा ना, नहीं आपके लिए भी हम करके दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाई अंटार्कटिक ट्रीटी जो है, अब जो उस रीजन के पास लगती कंट्रीज हैं या फिर जो जिनका स्टेक वहां इन्वॉल्व है, वो कंट्रीज ओरिजिनल कंट्रीज है इस ट्रीटी की, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहला तो वो जिनका स्टेक इन्वॉल्व है, स्टेक कुड बी रिलेटेड टू दी, वहां उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगा हुआ है और वहां उनके प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, या उन्होंने वहां वेस्ट जो जनरेट हुआ है उससे वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो दीज ऑल कुड बी द रीजन। अब इन जनरल हम देखें तो यहाँ पर 12 ओरिजिनल मेंबर है ऑफ दिस अंटार्कटिक ट्रीटी। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये याद करना पड़ेगा, तो ये याद करना पड़ेगा क्योंकि अंटार्कटिक एक्ट इंडिया ने अभी निकाला है, इस वजह से क्या बैकग्राउंड से पूछा जा सकता है? तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए 2A आएंगे इसमें, वन इज द अर्जेंटीना, नेक्स्ट वन इज द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है? साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से ही। नेक्स्ट बी फॉर बेल्जियम, देन सी फॉर चिले, एफ फ्रांस, जे जापान, एंड न्यूजीलैंड, एंड नॉर्वे, एस साउथ अफ्रीका, यू से यूएसएसआर बेसिकली रशिया। उस टाइम पे जब इन्होंने 1961 की मैं बात कर रही हूँ, जब साइन की थी वो यूएसएसआर थी। नेक्स्ट यूके एंड नेक्स्ट यूएसए, ठीक है। सो इस तरीके से 12 कंट्रीज का आपको याद रख लेना है। यूएसए रहेगा, बिल्कुल रहेगा, यूके भी रहेगा, क्योंकि ये रिच फैमिलीज से बिलोंग करते हैं तो ये होंगे ही, ठीक है। उसी के साथ साथ आप बोलोगे मैम साउथ अफ्रीका तो बिलोंग नहीं करता, बट 1961 की मैं बात कर रही हूँ, आज के टाइम पीरियड की नहीं, 1961 की बात कर रही हूँ। साथ ही साथ नॉर्वे देखिए उस रीजन में रहता है, इस वजह से नॉर्वे भी आएगा, ठीक है। अंटार्कटिक के पास अगर मैं बात करूं तो वहां पे उस रीजन की अगर बात करें तो वहां हो सकता है। अब नॉर्मल न्यूजीलैंड वाला एरिया आ जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का तो बिल्कुल ही लगता एरिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम जो अब नॉर्वे वाला आप रीजन बोल रहे हो वो नॉर्मल तो बिलोंग नहीं कर सकता है, बट वहाँ का जो इनहेबिटेड एरिया है एंड जो अंटार्कटिक का इनहेबिटेड एरिया लगता है वो बहुत ही उनमें सिमिलैरिटीज हैं, इस वजह से इनहेबिटेशन की वजह से वो डायरेक्टेड कनेक्टेड कंट्रीज हैं, इसलिए आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सी चिले वाला क्यों? क्योंकि साउथ अमेरिका वाला रीजन है, वो भी रहेगा। नेक्स्ट बी फॉर बेल्जियम वाला रीजन हो जाएगा, एंड ऑस्ट्रेलिया। सो 2 पोर्शन हो गए, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया, क्यों? क्योंकि साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पास लगता ही कौन सा हो गया? न्यूजीलैंड वाला एरिया हो गया। देन बेल्जियम चिले हो गया, फ्रांस जापान न्यूजीलैंड नॉर्वे, साउथ अफ्रीका यूएसएसआर यूके एंड यूएसए, ठीक है। सो ये आपको 12 कंट्रीज के नेम जो है याद रख लेने हैं। नेक्स्ट आता है, ओरिजिनली इन्होंने 12 कंट्रीज ने साइन किया था, बट अभी अगर हम देखें तो 54 कंट्रीज इसके मेंबर बने हुए हैं। इंडिया ने 1983 में साइन किया था। अब आ जाते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स। जब ये अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी तो इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। कौन कौन से? पहला, डीमिलिटराइज करना है, क्यों? क्योंकि वहाँ कंट्रीज ने उस रीजन को अपने मिलिट्री एक्सपीडिशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। अब नॉर्मल क्या होता है कि कोई भी अगर न्यूक्लियर वेपन है या अदरवाइज कोई वेपन है तो उसका एक रेंज होता है कि उसके रेंज के आसपास आप जो है सपोज करिए कि यूएसए को ऑस्ट्रेलिया पे या यूएसएसआर पे भी सपोज करिए कि कुछ लॉन्च करना है, तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें आसपास का कोई एक रीजन चाहिए जिसको कि वो अपना लॉन्चिंग पैड बना सके, वो उसकी रेंज में रहे। तो इस वजह से वहाँ पे कितनी ही कंट्रीज ने अपना लॉन्चिंग पैड बनाया हुआ था। सो अब हम क्या करना चाहते हैं, वहाँ वेस्ट इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया था एंड वो एरिया वॉरफेयर की तरह वो बन गया था। ऊपर से वहाँ पे आप ये देखिए कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो अब अगर वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है कि बहुत कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा। सो अगर क्लाइमेट वहाँ ऐसा है तो इसका मतलब जो लोग वहाँ रह रहे हैं या जो भी वहाँ पे आर्मी पर्सन वहाँ जाते हैं तो उनके लिए रहना बड़ा डिफिकल्ट होगा, बट रहना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उनको अदरवाइज वॉरफेयर रिलेटेड वर्क करना है। अब अगर ये करने की ज़रूरत ही ना पड़े तो ज़रूरत भी नहीं होएगी, तो इस वजह से डीमिलिटराइज हमें करना है अंटार्कटिका को। एंड वी नीड टू फ्री दिस एरिया फ्रॉम द न्यूक्लियर टेस्ट एंड द रेडियो एक्टिव वेस्ट से हमें उसको क्लीन करना है। दूसरा, वहाँ पे हमें पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए हम उसको क्या करेंगे? उसको एक जोन बनाएंगे
क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी रिसर्च तो हो, बट हम ये नहीं चाहते कि वो मिलिटराइज्ड फॉर्म में हो जाए। एंड नेक्स्ट हम जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको भी रिजोल्व करेंगे। सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू दैट ट्रीटी। ये किसके हैं? अंटार्कटिक ट्रीटी के हैं। अब इस ट्रीटी में 3 कन्वेंशन इंक्लूडेड थी, अब वो भी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। पहली कन्वेंशन थी अंटार्कटिक सील्स 1972 से रिलेटेड, कि कंजर्व करना है हमें उस एरिया को। दूसरी थी रिलेटेड टू द मरीन लिविंग रिसोर्सेज, एंड द थर्ड वन इज रिलेटेड टू द मैड्रिड प्रोटोकॉल, कि आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी है। सो अब क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है कि मैड्रिड प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? सो मैड्रिड प्रोटोकॉल या मैड्रिड कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द अंटार्कटिक रीजन, एंड वहां पे भी क्या, तीनों में से कोई भी आ जाए, फॉर पीसफुल रिसर्च, फॉर टेरिटोरियल डिस्प्यूट और फॉर दी न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव वेस्ट से उसको फ्री करना है, तो तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। ठीक है, सो ये बेसिक जो है 3 ट्रीटीज जो है इसमें आ जाएंगी। अब सवाल क्या उठता है, पहले एक बार इसकी रिवीजन कर लीजिए। 1961 में आई थी, 12 कंट्रीज जो हैं, उसके बाद 54 अब मेंबर बन चुके हैं। 1983 में इंडिया इसका पार्ट। इज इंडिया पार्ट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी ओरिजिनली? नो, बट अभी बन चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितने हैं? 3। रिजोल्व करना है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को, उसको फ्री जोन बनाना है रिसर्च के लिए, एंड अनदर वन इज कि उसको डीमिलिटराइज करना है। देन आ जाता है सब्जेक्ट मैटर। 3 ट्रीटीज की हम बात करते हैं। पहला ट्रीटी क्या हो गया? कंजर्व करना है हमें उस एरिया को। दूसरा लिविंग मरीन लिविंग रिसोर्सेज, एंड थर्ड वन इज रिलेटेड टू द मैड्रिड प्रोटोकॉल, बेसिकली द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। सो ये 3 कन्वेंशंस हो गई। अब ये न्यूज में क्यों था? हाल फिलहाल में क्या किया गया है, इंडिया ने एक एक्ट निकाला है, अब बिल नहीं है, ये एक्ट है, इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, क्यों निकाला गया? सो दैट कि हम अंटार्कटिक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। अब हर रीजन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंटार्कटिका में उन्होंने जितना भी गार्बेज जो भी कुछ किया है वो अपना उसको क्लीन करे। सो इस वजह से हमने क्या किया गया है, हमने ये बोला है दैट हम अपना कोई भी एक्सपीडिशन वहां पे नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू प्रोहिबिट, या हम कम करेंगे उसको। पहला हमने ये बोला। दूसरा हमने बोला कि हम माइनिंग एक्टिविटी तो वहां बिल्कुल नहीं करेंगे। अब क्या ये पॉइंट एज इट इज बन के आ सकते हैं? तो यूपीएससी एज इट इज पॉइंट 3 से 4 पॉइंट ऐसे ही बना के दे देता है। सो इस वजह से आपको ये ऐसे ही रटने पड़ेंगे। पहला हमने बोला वी विल प्रोहिबिट, या फिर वी विल प्रोहिबिट द इंडियन एक्सपीडिशन। सो अब यूपीएससी इसमें भी खेलता है, और पहले भी हो चुका है, वो डाल सकते हैं क्या, टू एलिमिनेट इंडियन एक्सपीडिशन टू द अंटार्कटिका। एलिमिनेट हम नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि क्या पता हमें रिसर्च एक्सपीडिशन करना हो, उसके लिए तो अलाउड है ना, इस वजह से इसमें आएगा क्या, प्रोहिबिट। एलिमिनेट का मतलब होता है कंप्लीट एलिमिनेशन, दैट इज ऑन द माइनिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है टू फैसिलिटेट इंडियाज इंटरेस्ट एंड प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कि हम एक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे वहां पे। उसके बाद we are going to increase the international visibility, the credibility of the India in the polar governance, कि polar जो polar areas हैं उनकी governance में we are going to help। अब ये किस किस के ऊपर अप्लाई होगा? पहला तो सुपरवाइज कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको सुपरवाइज करेगी। ये भी आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट कर दे, या तो ये आ सकता है एक्सपीडिशन से रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कर दे, तो वो नहीं करेंगे। इट इज समथिंग रिलेटेड टू द अर्थ, इट इज समथिंग रिलेटेड टू द साइंस, तो ऐसे याद कर लेना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अब अप्लाई किस किस के ऊपर होगा? कोई ऐसा पर्सन मींस कोई इंडियन या फॉरेन सिटीजन, इंडिया की तरफ से कोई फॉरेन सिटीजन, कोई मींस है तो फॉरेन सिटीजन बट इंडिया के थ्रू वो किसी कंपनी के थ्रू वहां पे एक्सपीडिशन करता है, तो भी हम नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रोहिबिट कर रहे हैं। सपोज करो कोई एक फॉरेन सिटीजन है, इंडिया में उसने अपना एक कंपनी सेटअप किया है, उस कंपनी के थ्रू वो माइनिंग कर रहा है, कहाँ? अंटार्कटिका में जाके, एंड इंडिया के ऊपर ये आ रहा है कि इंडिया की तरफ से माइनिंग किया जा रहा है, तो वो नहीं किया जाएगा। इवन अगर इंडिया की किसी एक पर्सन ने फंड लगाया हुआ है किसी फॉरेन कंपनी में, और वो फॉरेन कंपनी इंडिया के इन्वेस्टमेंट के फंड से कुछ एक्सपीडिशन कर रही है, तो वो भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, वापस से मैं एक बार और इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। सपोज करिए कि देयर इज पर्सन, किसको लूं? अमन, चलिए। सो सपोज करिए कि अमन के पास है 100 करोड़ रुपीस, इन्होंने जो है स्टेक लिया हुआ है एनआर एंटरप्राइजेस। अब एनआर एंटरप्राइजेस क्या है? इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी।
इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी, तो यूएसए में ये कंपनी है। अब अमन ने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ किया हुआ है एंड अमन के पास जो परसेंटेज है, सपोज करिए इनके पास 51% स्टेक है। सो अब मुझे बता दीजिए, क्योंकि इनके पास 51% स्टेक है तो ये कंपनी मुझे तो नहीं बिलोंग करती होगी, ठीक है ना। और कहाँ की है ये, यूएसए बेस्ड कंपनी है, इट मीन्स इंडियन सिटीजन, इन्वेस्टमेंट इन दी यूएस बेस्ड कंपनी। तो अब ये जो एनआर एंटरप्राइजेज है ये क्या करती है, ये माइनिंग स्टार्ट कर देती है अंटार्कटिका में, माइनिंग स्टार्ट कर देती है अंटार्कटिका में। अब इसने माइनिंग स्टार्ट कर दी, तो अब क्या इंडिया का इंडियन अंटार्कटिक एक्ट अप्लाई होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। सो इसके ऊपर ये इंडियन अंटार्कटिक एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है ना। ऑन द एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड, एस्टेब्लिश्ड और रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ इन द फोर्स इन इंडिया। कोई कंपनी अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, मीन्स इंडिया में बनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है एंड वो कंपनी अपना फंड लगा रही है माइनिंग के लिए, तो उस पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। नेक्स्ट, कोई वेसल्स हो गए, कोई एयरक्राफ्ट हो गए, रजिस्टर्ड है इंडिया में और वो एक्सपीडिशन कर रहे हैं अंटार्कटिका में, तो उन पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। सो ये 3 चीजें हैं जिन पे अप्लाई होगा। मैं वापस से बोल रही हूँ, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए। वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है क्या ऑनलाइन में? नहीं ना, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कब आई थी, 1968 में ये फोर्स में आई थी, सॉरी 1968 में ये बनाई गई थी, फोर्स में आई थी 1970 में। अब क्यों बनाई गई थी, सबसे पहले कहाँ यूपीएससी घुमा सकता है, यूपीएससी घुमा सकता है इस पॉइंट के ऊपर, इज इट बाइंडिंग और नॉट। तो इट इज बाइंडिंग बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर। और हम बोलेंगे, जान जान के बोलेंगे कि न्यूक्लियर है तो आपको अब खत्म करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में जिन जिन के पास, उस टाइम पीरियड में जिन जिन के पास था, लाइक उन्होंने क्या बोला, देयर आर 2 कैटेगरीज, वन इज द न्यूक्लियर वेपन स्टेट, another one is the non nuclear weapon state. So there are 2 categories. One is बहुत ही उन्होंने अपने आप को सुप्रीम दिखा दिया है, one is kind of a derogatory कि आपके पास नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि 1 जनवरी 1967 तक, मीन्स 1967 तक जिन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन जो है बना लिए हैं या जिनके जो पोजेस करते हैं न्यूक्लियर वेपन, दोज कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज द न्यूक्लियर वेपन स्टेट। वो कौन कौन सी है, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। जो भी रिच पर्सन है, ठीक है, सो दैट इज यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है। सो दीज आर द रिच। बाकी की अदर स्टेट्स, अब इन्होंने क्या बोला, जिनके पास है तो है बट जिनके पास नहीं है, सो देयर आर सम, बोला तो जाता है अदर स्टेट जिनके पास वी पोजेस द न्यूक्लियर वेपन, बट बोला जाता है कि इन स्टेट्स को भी अब वेपन स्टेट वाला हम डेजिग्नेशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड तक दिया जा चुका था। सो इन कौन कौन कंट्रीज है, इंडिया है, अब पाकिस्तान के पास है नहीं कुछ खाने को पर लड़ने को तो है, सो दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। इजराइल का नेम याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वेपन के केस में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया वो तो अपने अलग ही जोन में रहता है, ठीक है, वहाँ पे तो कटिंग भी अलग ही रहती है, वहाँ पे सब कुछ अलग रहता है। इवन क्या हुआ कि उनके टाइम पीरियड था, लाइक उनके जो किम जोंग उन है, उनके पिताजी की बरसी या ऐसा कुछ टाइम पीरियड था, उन्होंने बोला 10 दिनों में कोई हंसेगा नहीं। और अगर ये तो कुछ भी नहीं, ओलंपिक में अगर उनकी तरफ से कोई जाए ना तो वो बोलते हैं कि अगर ये मेडल जीत के आए तो ठीक है, नहीं जीत के आए तो खत्म। मतलब ऐसा, आप ये देखिए, आपके घर वाले आपको बोल दे, दिल्ली में रह रहे हो, अगर आईएएस बन के आए तो ठीक है, नहीं तो खत्म। बताइए उस प्रेशर में आप कैसे पढ़ पाओगे, अच्छा पढ़ पाओगे या कम अच्छा?
तो अभी जाके ना ये मेरा वीडियो क्लिप है ना, इतना पोर्शन का अपने घर पे दिखाना आप। अरे नहीं, डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय द माइंड, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब जो भी अब देखिए, मेजर वर्क जो है वो कहाँ आ जाता है? मेजर वर्क आ जाता है कि जो भी नॉन वेपन स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, उन्हें हमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देना है। सो मेजर वर्क वहाँ आ जाता है। सो हमारे पास बेसिक क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो वेरीफाई करती है कि कौन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, एंड वो ये अश्योर करती है कि ये नॉन वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट ही रहे, ये पोजेस ना करे। तो अब मुझे आप ये बताइए, पोखरण मूवी किस किसने देखी है? पोखरण मूवी किस किसने देखी है? जॉन अब्राहम है ना उसमें? हाँ जी। तो उसमें मूवी में क्या दिखाया जाता है कि यूएस से जो है उनका सैटेलाइट घूमता रहता है, और उन्होंने जो भी जिस भी तरीके के लॉन्चिंग या जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए ना, वो उन्होंने ऐसे टाइम में किए सो दैट कि जो यूएस से है उनका सैटेलाइट उसको ट्रेस ना कर पाए। तो अब आप ये देखिए, सुपरवाइज अब कौन कर रहा है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि बनने नहीं देगी किसी को इस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन का, वो किसी भी तरीके का लॉन्च प्रोजेक्ट नहीं करने देगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है INSTC, दैट इज बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, फाइल कंप्रेस कर दी थी, तो इस वजह से पिक्चर साफ नहीं दिखाई देती। अभी साफ से दिखाई दे रही होंगी ना? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, धीरे धीरे ही पता चलता है। चलिए, सो नेक्स्ट अब आप देख लीजिए, रीजन हम देखेंगे इंडिया। इंडिया से हम कहाँ? बंदराबास, ठीक है। देन ये ईरान वाला रीजन हो गया, यहाँ पे अजरबैजान बाकू, अस्ट्राखान, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। अब ये रीजन, ये अगर मैं इन जनरल ये टॉपिक बताऊं ना, तो ये बहुत ही ऑब्सोलीट टॉपिक हो चुका है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो इसके मैं नहीं बोलूंगी आपको कि ये सारे याद करो आप, पर एक नज़र आप इस पे मार लेना, अदरवाइज ये इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है, बहुत टाइम पीरियड से चल रहा है। सो यूपीएससी इतने पुराने के ऊपर नहीं कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो इस वजह से इतना नहीं लगता है, बट फिर भी मैंने आपको इसमें दे दिया है। अब ये बेसिकली है क्या? वापस, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अच्छा IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अरे नहीं, कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है। अरे जगबीर इज सेइंग स्टक हो गया है। मैम आपको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, कुछ नहीं सुना हमें तो। हाँ जी, हो गया, मैंने नहीं पढ़ाया है कुछ भी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से कोई भी एक ऑफलाइन का स्टूडेंट फेवर करेंगे मुझे, कि क्योंकि मैं एकदम से इधर इधर आके कमेंट नहीं देख सकती हूँ, आप साथ में ओपन कर लेंगे, ठीक है। नेहा विल डू दैट फॉर अस। हाँ रिपीट करूंगी, अभी बता दो अभी ठीक हो गया या नहीं, कहाँ से रिपीट करना है ये भी बता दीजिए। और अभी ऑफलाइन वाले बच्चे इतने ज़्यादा अच्छे हैं, वो देखना ऑनलाइन वाले बच्चों को हेल्प करेंगे। अरे प्लीज़ नहीं, मुझे बता दो कहाँ से करूँ। NPT, ठीक है। आवाज़ म्यूट करके रखो। ओके, सो अभी ना मुझे मैसेज रिसीव हुआ है फॉर दी ऑनलाइन स्टूडेंट। मैं बता देती हूँ कि ना ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, तो बार बार ना स्टक होता रहेगा, इस वजह से आपको एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा।
सो मे बी प्रोबेबली अभी मैं कर देती हूँ रिपीट, बट मेरे को लगता है वापस बार बार स्ट्रक होगा क्योंकि मुझे अभी मैसेज रिसीव हुआ है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेकिन आपको। चलिए मैं वापस एक बार और बता देती हूँ। फॉर ऑल दी ऑफलाइन स्टूडेंट, अभी तक जितना कर लिया उसको याद करिए, मैं इसको ऑनलाइन वालों के लिए रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? मैं सुनने वाली हूँ अभी जितना तक में मेरा मतलब है लास्ट क्लास का प्लस अभी का, ठीक है? जल्दी से याद करिए। Starship project is basically solar technology and application center that is also related कि टेक्नोलॉजी हमें इम्प्रूव करनी है, फंड उसके लिए लेके आना है एंड देन उसका एप्लीकेशन देखना है। सो इट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कि सेंटर बनाना है हमें एंड फिर वो हम उसको प्रमोट करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसको उसमें बताऊंगी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है? ओके ओके रटुल, ठीक है, नहीं नहीं करती हूँ, मैं अभी करती हूँ। चलिए आप जल्दी से देख लीजिए। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये 1968 में आई थी बट फोर्स 1970 से आनी स्टार्ट हुई थी। इसका मेजर फोकस क्या है कि ये बाइंडिंग रहने वाली है। अब आपको याद रखना पड़ेगा बाइंडिंग है नॉन बाइंडिंग है, न्यूक्लियर से रिलेटेड है इसका मतलब ये बाइंडिंग ही रहेगी। और मेजर उनका फोकस रहने वाला है कि हमें जिनके पास भी न्यूक्लियर और किसी को करने नहीं देना है, जिनके पास है न्यूक्लियर वेपन स्टेट के उनको डिसआर्मामेंट कर देना है कि ऐसा ना हो कि उनको लॉन्च कर सके, लॉन्च किसी कंडीशन में ना कर पाए। अब ये बेसिक क्या है, 1967 से मींस उससे पहले तक मींस 1967 तक 5 कंट्रीज थे, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, जो कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो लॉन्च कर चुके थे। मींस उन्होंने ये शो कर दिया था कि उनके पास ये न्यूक्लियर वेपन है। नेक्स्ट अभी भी 4 स्टेट हैं बट 1967 के बाद हुआ है उनमें, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। अब वैसे इन जनरल हम बोले तो देर इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अगेन स्टक। हाँ जी बता दिया है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मेरे को बात करने दीजिए। भैया बार बार स्टक हो रहा है, या तो फिर लाइव एंड ही कर दो, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाए, क्योंकि फिर उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर इनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ तो फिर या तो फिर आप लाइव बंद ही कर दीजिए। सो सॉरी फॉर दी ऑनलाइन स्टूडेंट, लाइव अभी बंद ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ये भी देखोगे फिर रिकॉर्डेड भी देखोगे और ऑफलाइन वालों का भी होगा। हाँ इट्स ओके इट्स ओके। चलिए पढ़ लिया सबने? किसने बोला अभी नो मैम? उधर से आया था, मुझे पता है किसने बोला है। चलिए पूछूं? ठीक है, आपसे तो पक्का पूछूंगी क्योंकि पढ़ नहीं रहे थे आप।
हाँ जी चलिए बंद कर दीजिए, बताइए अभी। हाँ जी किशोर। कुछ भी पूछ सकती हूँ, नहीं कुछ भी पूछ सकती हूँ। ओके सो आप मुझे बताएंगे कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज फंड जो है वहाँ टेक्निकल सपोर्ट किसने दिया था? कोई फुसफुस आएगा नहीं, मुझे आवाज नहीं सुननी चाहिए। यही तो आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि कुछ डिफिकल्ट पूछना है। किशोर बता सकते हो, आराम से सोचो। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड क्योंकि अभी पढ़ा है। हाँ तो हाँ टेक्निकल सपोर्ट किसने दिया है? अंडरस्टैंडिंग से करने की कोशिश करो, यू कैन डू। एंड टेक्निकल सपोर्ट कौन देगा? WHO बोलते हैं बेसिकली, हु नहीं बोलते। ठीक है ओके, अभी मुझे बताएंगे, अली लास्ट में पूछूंगी उनसे। योगेश्वर आप मुझे बता दीजिए अंटार्कटिका ट्रीटी कब साइन हुई थी एंड ओरिजिनली कितनी कंट्रीज ने स्टार्ट करी थी? ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी आप, मैं नेम भूल गई हूँ आपका। हाँ जी हाँ जी मनीषा। हाँ जी मनीषा, मुझे किन्हीं ना 3 कंट्रीज का नेम बता दीजिए जो कि अंटार्कटिका ट्रीटी में साइन, मतलब उन्होंने साइन किया था ओरिजिनली। यूएसए, यूके, ओके और भी बता सकते तो। वेरी गुड वेरी गुड। चिले, बेल्जियम, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी गुड, तालियां हो जाए देखिए इनके लिए। नहीं पॉइंट अलग चीज का मिलता है। हाँ जी संकल्प, ऑब्जेक्टिव क्या थे ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी? डीमिलिटराइज करना है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है हाँ जी अभी आप बताओगे। ओके व्हाट्स योर नेम? आशीष। तो आशीष मुझे बताइए, इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल जो कोऑपरेशन फंड था वो किन 3 कंट्रीज के बीच में बना था एंड कौन से 2 प्रोजेक्ट थे उसमें? वेरी गुड। तो ये याद करने की कोशिश कर रही है, मैंने सोचा बताएगी और मुंह खोलते ही सॉरी मैम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वेरी गुड। ओके नहीं नहीं नहीं। हाँ जी अब है, मुझे बता दीजिए एशियन जो है 10 कंट्रीज कौन कौन सी उनके नेम? हाँ जी क्या? हाँ जी अरे आप बात नहीं करेगा कोई। हाँ जी आप बड़ी हंस रही हो, आप बताओ। बस बस थैंक यू रुक जाओ। हाँ जी अभी आप बताओगे। हाँ जी ब्रुनई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी मुझे बताएंगे, हाँ जी पीछे जो ब्लैक कैप में है ना, हाँ जी व्हाट्स योर नेम? राजीव। दिलजीत। ओके 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 ओके। हाँ जी आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज नोर्ड स्ट्रीम?
किससे रिलेटेड? अरे सुनने तो दो ना, अरे सुनने तो दो। हाँ जी, ओके, नेचुरल गैस के लिए, ओके, बट ये न्यूज में क्यों था? हाँ जी बताइए प्रियांशु, विच काइंड ऑफ गैस? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ओके अगेन, चलिए सो हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कर रहे थे। ये जो कॉरिडोर है बेसिकली ये 3 कंट्रीज के बीच में साइन किया गया है, रशिया, इंडिया एंड ईरान। रशिया, इंडिया एंड ईरान। कब? 2000 के आसपास किया गया था, बट अब एक्चुअली इस पे वर्किंग होना स्टार्ट हो गया है। ये क्या करने वाला है बेसिकली, ये इंडियन ओशन को कैस्पियन सी से कनेक्ट करेगा एंड फिर वहां से ये पर्शियन गल्फ, अभी आप ये देखिए कि ये वाला जो रीजन है यहाँ से ये पर्शियन गल्फ वाला रीजन हो गया, ये वाला जो रीजन आ रहा है दैट इज द कैस्पियन सी वाला रीजन, यहाँ से होते हुए हम इस रीजन को कवर करेंगे। सो अब ओके दैट इज इंडिया, रशिया एंड ईरान। सो अब अगेन आप देखिए ये तो हो गया हमारा कौन सा, मैरीटाइम सी वाला एरिया। ये कौन सा सी है? नहीं, ये रेड सी, दिस इज द रेड सी। यहाँ क्या आ जाएगा? गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। यहाँ कौन सी स्ट्रेट आ जाएगी? मंदेब इस साइड थोड़ी आएगी। हाँ जी, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट आ जाएगी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अगेन ये पर्शियन गल्फ वाला एरिया हो जाएगा। देन ये वाला कौन सा एरिया है? कैस्पियन सी वाला एरिया। कैस्पियन सी वाले एरिया में यहाँ पे 5 बेसिक क्या है कि 5 कंट्रीज की बाउंड्री लगती है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, ठीक है। सो ये 5 कंट्रीज की यहाँ पे बाउंड्री लगती है। तो इस रीजन को अब हम यहाँ से मैरीटाइम के थ्रू कनेक्ट करेंगे, देन यहाँ से रोड के थ्रू कनेक्ट करेंगे। वो कौन सा है? ये वाला भी थोड़ा लाइक हेल्प करने वाला है। देन यहाँ से हम वापस से मैरीटाइम वाला कनेक्शन होगा, देन यहाँ से रोड वाला कनेक्शन होगा। सो ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये क्यों बना रहे हैं? सो दैट कि हम चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है उसको हम काउंटर कर सके, उसके लिए हम ये बना रहे हैं। दूसरा मेजर रीजन हो जाएगा जो आपको ये ब्लू वाला रीजन दिखाई दे रहा है, ये हमारा कॉमन है जो अभी भी यूज में आ रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल अगर हम बात करें तो अभी इसमें 13 कंट्रीज को हमने अपने साथ मिला लिया है। क्यों? क्योंकि उनकी भी जरूरत पड़ेगी। हम सिर्फ अपना ही तो रीजन नहीं है कि हम अपना ही जा सकते हैं। सो ये इस तरीके से है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में ये रहता भी नहीं है। इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या? छाबार पोर्ट। जो छाबार पोर्ट की अगर हम बात करें, ये क्यों न्यूज़ में रहता है? ये पाकिस्तान सारा दिन रोता रहता है, उसकी वजह से न्यूज़ में रहता है, ठीक है। सो इन जनरल अगर हम बात करें छाबार पोर्ट के बेसिक 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स में ये डिवाइडेड होगा। पहला, छाबार से जाहेडान तक जो है ये रीजन जाएगा, ठीक है। यू कैन सी कितना होगा? 1380 किलोमीटर का। अब क्या ये याद करने की जरूरत है कितने किलोमीटर का होगा? नहीं, बट पता होना चाहिए कौन सा ज्यादा बड़ा होगा तीनों में से। उसके बाद नेक्स्ट वाला कहाँ से जाएगा? जायडेन से जरांस तक जाएगा, नेक्स्ट जरान से डेलाराम तक जाएगा, ठीक है। सो ये 3 जो आपको नेम आए हैं छाबार पोर्ट तो आपको पता ही होगा, जायडेन, जरन एंड डेलाराम। सो ये 3 न्यू नेम पता चले हैं आपको। एंड इन तीनों में से अगर मैं पूछूं कि कौन सा सबसे ज्यादा होगा, दैट इज दी छाबार, ये जो फर्स्ट वाला रीजन है छाबार से जायडेन वाला रीजन होगा। अब ये कौन सी कंट्री है? बेसिकली ईरान। तो मेजर पोर्शन कहाँ काम हो रहा है? ईरान में काम हो रहा है, ठीक है। अब जरन से डेलाराम तक वाला कौन से में? अफगानिस्तान, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देन जायडेन से जरन वाला एरिया ये कैसा है? पार्शियली कंप्लीटेड है, क्योंकि काम चल रहा है इसके ऊपर। अब ये 2 कंट्रीज के बीच में जोड़ेगा ना, इस वजह से इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, इवन क्या बोला जाता है, ईरान ने ये बोला कि इंडिया आप छाबार पोर्ट बनाने के लिए मुझे हेल्प कर रहे हो, बट इंडिया ना कभी कभी अपनी हेल्प पीछे खींच लेता है। क्यों? क्योंकि यूएसए सैंक्शन लगाने लगता है।
सो इस वजह से ये कभी कंप्लीट होता है, कभी नहीं होता है। इवन एक टाइम तो ऐसा आया था, ईरान को गुस्सा आ गया था, उन्होंने बोल दिया था दैट वी आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम द चाइना। सो उनको पता है इंडिया किससे डरेगा, इसी बात से डरेगा कि हम चाइना का हेल्प लेने लग जाएंगे, तो इंडिया को कोई पॉइंट ही नहीं बच जाएगा यहाँ काम करने से। इंडिया इसको काउंटर बना रहा है, क्यों? क्योंकि यू नो देयर इज अ ग्वादर पोर्ट एंड यहाँ से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो आ रहा है, तो इस वजह से इस रीजन का हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बेसिकली सो अब छाबार पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ईरान। सो इस पोर्शन में ये है, कहाँ? गल्फ ऑफ ओमान वाले रीजन में ये है, ठीक है। सो ये आपको याद हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब ये है क्या? बेसिकली ये एक ओनली डीप सी पोर्ट होगा ईरान में विद डायरेक्ट ओशन एक्सेस के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट द ओनली पार्ट। क्यों? क्योंकि यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि यूपीएससी में आपको 30 to 35 क्वेश्चन ही अच्छे से आते होंगे, उसके अलावा आपको नहीं आते होंगे। देन यू हैव टू डू दी लॉजिकल गेसिंग, एंड इन द लॉजिकल गेसिंग एक वो चला आ रहा है कि यू हैव टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम वर्ड्स या एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अगर आप उनको एलिमिनेट कर देते हो तो आप राइट आंसर पे पहुंच जाते हो। और उनमें भी क्या होता है? ओनली, ऑलवेज, इस तरीके के वर्ड। बट कुछ 70% ऑफ द टाइम वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला करेक्ट हो जाएगा, 30% ऑफ द टाइम ये होएगा कि वो आपका लॉजिक सही नहीं हुआ है। तो वो 30% कौन सा है? ये वाला है, जहां आपको याद रखना पड़ेगा दैट छाबार पोर्ट इज एक्चुअली द ओनली डीप सी पोर्ट इन द ईरान विद द डायरेक्ट ओशन एक्सेस। याद रखिएगा, ईरान का है, इंडिया का नहीं है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी बिकॉज वी वांट टू रीच आउट टू द कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्रीज। हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। अब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS में कौन कौन सी कंट्रीज आती है याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सो दैट कि एक आपके माइंड में रहे। एक बार वैसे ही देख लीजिए, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिज, तजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा एंड तुर्कमेनिस्तान। सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज आ गई। उसके पास ही लगती हुई वो कंट्रीज आ गई, बेलारूस, मोल्डोवा, ठीक है। यूक्रेन वाला रीजन आ गया, याद रख लोगे आप। नेक्स्ट आ जाता है वेस्ट एशियन क्वाड। क्वाड की अगर बात करूं तो किन्हीं 4 कंट्रीज का नेम आपके माइंड में आता होगा? ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, इंडिया। वो क्या है? वो इधर वाला क्वाड बोलते हैं उसको, बेसिकली इंडो पैसिफिक। वेस्ट एशियन क्वाड भी हम बना रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी I2U2। I2 मीन्स 2I, वन इज इंडिया, अनदर वन इज इजराइल, अनदर इज UAE एंड USA, सो दैट इज I2U2। अब ये फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया था कब? अक्टूबर 2021 में। इससे पहले भी हम काम करते थे, इससे पहले भी हमारा साथ रहा है, बट फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब ये क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था बिटवीन द इजराइल एंड UAE, एंड उसको ब्रोकर्ड किसने किया था? USA ने किया था। एंड उसके साथ साथ बाकी कंट्रीज भी आती रहती है, बट अक्टूबर 2021 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया और इजराइल, UAE एंड USA के बारे में बात की गई। अब ये अब्राहम अकॉर्ड है, ये बेसिकली है क्या? मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करने के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट जो है उस रीजन में ट्रांसपोर्ट के ऊपर होल्ड करने के लिए किया गया है। ये जो I2U2 में जो कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो वो कोऑपरेशन जो है वो 6 सेक्टर के बेसिस पे बात करते हैं। फर्स्ट सेक्टर कौन सा होगा? मैरीटाइम। बेसिकली इन्होंने जो वर्ड दिया है कोऑपरेशन में, दैट इज द वाटर। सो द फर्स्ट इज वाटर, लिख लीजिए, फर्स्ट इज वाटर। नेक्स्ट क्या होगा? एनर्जी, सैटेलाइट। अच्छा, ओके। सो नेक्स्ट वन इज एनर्जी, नेक्स्ट वन इज हेल्थ, वेरी गुड। दिस इज ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब फोटो अच्छी लाई हूं। फूड सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी। सो दीज आर दी 6 कोऑपरेटिव एरियाज जो कि I2U2 इसमें काम करने वाले हैं, ठीक है ना। मेरा मन हो रहा था अलग टाइप की फोटोज लाऊं, पर फिर मैंने बोला नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ऐसी कि जिनको आप पहचान पाओ, ठीक है। वो होता है ना कि
टीचर पहचान करवा के बोलती है कि अरे ये क्या है, ये एप्पल है या फिर ये ऑरेंज है, ठीक है, वही वाला सीन है। बट आपको याद रखना है देयर आर 6 फैक्टर्स, 6 रिलेटेड कोऑपरेटिव एरियाज, वाटर, एनर्जी, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, फूड सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी। 6 एरियाज में कोऑपरेशन बनाया जाएगा एंड दिस 6 एरियाज ब्रॉडली कवर्ड अंडर 3 हेडिंग्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इन द रीजन। तो इन 3 के अंडर ये इंक्लूड किया जाएगा। हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज द वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट। ये क्या पावर प्रोजेक्ट है? ये है नेपाल में। ये पावर प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है। अब इसको चाइना कर रहा था, बट फिर क्या हुआ आपको पता है, पहले तो नेपाल जो है चाइना की गोद में जाके बैठ गया था, पर फिर चाइना ने शुरू में तो उसको लाड़ प्यार किया, फिर जब उसको थप्पड़ मारना स्टार्ट किया उसे सहन नहीं हुआ, वो उठ के भाग आया। उठ के जब भाग आया तो इंडिया बोलता है मेरे तो खुले द्वारे हैं, आइए। तो और इंडिया को वो ज़्यादा पसंद आते हैं जो कहीं से पिट के आते हैं। तो इस वजह से तो इस वजह से बेसिक क्या है कि फिर इंडिया ने बोला कोई नहीं, 4 साल से आपका प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैं आता हूँ, मैं करता हूँ। तो अभी इंडिया ने वेस्ट सेती डैम जो है, दैट इज अ सेती प्रोजेक्ट, नेपाल में है, उसका चार्ज ले लिया है। दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज़। एंड नेपाल की अगर बात की जाए, नेपाल एस्टिमेट पोटेंशियल जो है उसमें 83,000 मेगावाट का है। इस वजह से पावर प्रोजेक्ट वहीं ज़्यादा लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि माउंटेनियस रीजन तो है ही, साथ साथ में हिमालयन रीजन तो है ही, वो लोअर हिमालय वाला, बट उसके साथ साथ में अगर हम इन जनरल बात करें तो वहाँ पे रिवर का फ्लो भी उसी तरीके से है कि वहाँ पे डैम जो है बनाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाई जा सकती है। इस वजह से हम बहुत चालाक हैं। हमने इवन ये बोला है नेपाल जाइए, आप घूमने जाइए, आपको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, आपको परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। इवन नेपाल से आप आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप आइए हमारे पास, कितना भी आपको कोई माइग्रेशन करना है, यहाँ काम करना है, एम्प्लॉयमेंट हमारे पास अपने लिए नहीं है पर दूसरों को देने के लिए ज़रूर है, ठीक है। सो वही वाला जो है केस हो जाता है, दैट इज द वेस्ट सेती प्रोजेक्ट। सो अब अच्छा, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है। पहले आप जल्दी से आंखों के सामने से ये जितना हुआ है इसको निकाल लीजिए, फिर बाकी हम आगे बढ़ जाते हैं। नवीन भैया, रिकॉर्डिंग में भी सेम प्रॉब्लम आएगी क्या, स्ट्रक वाली, या उसमें सही से चलेगा? सही चलेगा? रिकॉर्डिंग में भी अगर स्टक हो जाता है तो क्या फिर वो कंटिन्यू नहीं होता? वही पोर्शन स्किप हो जाता है। मैं पूरी रिकॉर्डिंग देखने वाली हूँ। चलिए, हो गया है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। हाँ जी, ये नहीं सुनूंगी, मैं आगे करवा रही हूँ। चलिए, हो गया था ना ये अच्छे से, पर मैं नहीं सुनूंगी। चलिए, जो अच्छे से हो जाता है वो नहीं सुनती हूँ।
ओके, सो अब हम पहले देख लेते हैं अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज़ में रहा हो, एंड देन उसके बाद हम यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशंस को करेंगे। सबसे पहला आ जाता है FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब ये कब? 1989 में बाय G7 समिट दैट इज हेल्ड इन पेरिस। क्यों बनाया गया है? मेजर आपको 4 चीजों को याद रखना पड़ेगा। पहला, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नेक्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग, नेक्स्ट terrorist financing, and another one is the financing of proliferation. Earlier it was working over the 3 areas, that is organized crime, money laundering and terrorist financing. But अभी थोड़े ही टाइम पहले इन्होंने न्यू ऐड किया है, that is financing of proliferation. अब इसके मेंबर कंट्रीज क्या है, ये है क्या अभी बताती हूँ, पर मेंबर क्या है इसके 37 प्लस 2 में कौन कौन आ जाता है? GCC, that is गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, एंड EC इज यूरोपियन काउंसिल, ठीक है, यूरोपियन काउंसिल या कमीशन। अब इंडिया जो है इसका मेंबर कब बना था? 2010 में। इंडिया ओरिजिनली इसका मेंबर था? नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप ध्यान क्या रखना, ओरिजिनली 1989 में G7 कंट्रीज लेके आए थे, तो G7 जहां है चाइना उसमें होगा नहीं होगा? G7 में चाइना नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मल अगर आप इन जनरल बात करो तो जहां ये नॉर्थ वाली रिच कंट्रीज आएंगी ना, ये साउथ वालों को नहीं आने देंगी। इस वजह से इंडिया बाद में कैसे कैसे जुगाड़ करके अच्छा बन के 2010 में आया है। इंडिया को आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये एग्जैक्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं? जो भी कहीं भी कुछ भी होगा इंडिया वहां जाएगा ही जाएगा, ठीक है, इसलिए जरूरत है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर, इसमें और कुछ भी नहीं है, 2 ही चीजों के ऊपर ये बात करते हैं, ग्रे लिस्ट एंड द ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में अभी हाल फिलहाल में क्या था कि पाकिस्तान जो है इसकी ग्रे लिस्ट में इंक्लूडेड था, बहुत ही टाइम पीरियड से था। ये कुछ ड्यूरेशन के बाद ये वापस उसको रिव्यू करते रहते हैं। कोई रीजन नहीं था कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाले, बट इन्होंने फिर भी निकाला है। क्यों? क्योंकि फेवर है, ठीक है ना, कुड यू से कि इसमें फेवर है। अब इन्होंने रिसेंट में पाकिस्तान को रिमूव कर दिया है ग्रे लिस्ट से, अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है। ब्लैक लिस्ट में 2 ही कंट्रीज हैं इनकी, एक तो आता है, इन्होंने क्या डाला हुआ है, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। ईरान क्यों डाला हुआ है? न्यूक्लियर डील, ठीक है, ईरान होगा, बट क्या न्यूक्लियर इंडिया के पास नहीं है? क्या न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास नहीं है? मिसयूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जब भी टाइम मिलेगा हम कर लेंगे। बात ये है कि यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया है एंड ईरान है, इन दोनों ही कंट्रीज को यूएस से अपना प्रोस्पेक्टिव कॉम्पिटिटर मानता है। इस वजह से उनको पता है इंडिया को तो वो खून चुसवाते रहेंगे फ्रॉम द पाकिस्तान, बट नॉर्थ कोरिया के पास कोई नहीं है, ईरान के पास कोई नहीं, क्योंकि वो ऐसी कंट्रीज है, इस वजह से उनको ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। जब किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन कंट्रीज को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस से मेरा मतलब है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक देता है कैसे? सॉफ्ट लोन फॉर दी कंट्री का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। IMF देता है लोन उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने के लिए और उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को कंप्लीट करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए ये देता है। सो ये नहीं दिए जाएंगे तो वो कंट्रीज नहीं कर पाएंगी। बट आपको लगता है नॉर्थ कोरिया एंड ईरान दे आर नॉट द सेल्फ सफिशिएंट? दे आर। सो बेसिकली इस तरीके के रूल्स बना देना इज नॉट ओनली द सफिशिएंट थिंग, उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, ठीक है। अब बेसिक अगर हम बात करें, हमने अभी न्यू देखा था वर्ड फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोलिफरेशन। ये है क्या? इट मींस द ट्रांसफर एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द न्यूक्लियर, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल वेपन। अब अभी हमने देखा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में देयर आर सम 4 स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिनको ये बोलते हैं कि आपने बाद में किया है फिर भी आपके पास है अभी। वो कौन कौन से थे? नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इनके पास है। सो ये बेसिक क्या बोल रहे हैं, इनका बोलना ये है कि ये भी तो हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया खुद ना करे बट किसी कंट्री के साथ अलायंस बना के उसको ट्रांसफर कर दे। सपोज करिए वो अपने साइंटिस्ट उनके वहाँ पे भेज दे और अब उनके साइंटिस्ट वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं प्रोजेक्ट को,
ऐसा हो सकता है ना, इस वजह से फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोलिफरेशन जो है उसको भी ऐड किया गया है, जो क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, तो दैट इज बेसिकली दी FATF। नेक्स्ट आ जाता है इंटरपोल। इंटरपोल मीन्स द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। एक बात और ध्यान रखना आप, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूपीएससी का एक सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वो पक्का ही उनसे पूछते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, वो भी वो कौन से पूछते हैं जिनके नेम बड़े अजीब से लगते हैं, ठीक है। इस वजह से एक लिस्ट तो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन को आपको इस वाले हेड में मिल गई, नेक्स्ट लिस्ट आपको मिलेगी जो हम अपना दिसंबर टू अप्रैल वाला सेक्शन करेंगे उसमें, ठीक है। सो ऐसे बैलेंस बन जाएगा। पहला इंटरपोल, ये यूएन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन आया था तो इसका भी अलग ही नेम है, इस वजह से मैंने बता दिया। ये इट्स अ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, 195 मेंबर कंट्रीज हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे पास यूएन के अकॉर्डिंग कितनी कंट्रीज हैं, 196। अब क्यों बनाया गया है, सो दैट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या पुलिस को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जरूरत नहीं पड़ती कोऑर्डिनेशन बनाने की, पड़ती है ना। सो टू कोऑर्डिनेट द एक्शंस ऑफ द पुलिस फोर्सेस इन ऑल द कंट्रीज, कोऑर्डिनेशन के लिए ये बनाया गया है। अब ये कैसे काम करते हैं, ये जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके वहाँ पे इनका अपना एक असिस्टेंस होता है। वो कैसे, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में आपने देखा होगा एनसीबी, है ना। सो एनसीबी दैट इज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। सो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, ये हर कंट्री में अपना सेटअप करके रखते हैं। इंडिया में कहाँ किया गया है, दिल्ली में, बट इंडिया में ये जो दिल्ली में है ये ऐसे ही इंडिया में राज नहीं चला सकते हैं, इनकी एनसीबी को हमारे अंडर रहना पड़ेगा। सो वो हमारे अंडर कहाँ है, सीबीआई के अंडर है, ठीक है। सो ये याद रखना पड़ेगा, सीबीआई के अंडर ये है। अब सीबीआई किसके अंडर आती है, तो आप सबको पता होगा, होम अफेयर्स के अंदर आती है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर। अब ये हो सकता है आपके माइंड में कि एनसीबी, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं उसका एक सबसेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर का रोल हो सकता है, बट वो नहीं लाने देना है आपको। क्यों, क्योंकि अगर एक्सटर्नल अफेयर का रोल होगा तो इसका मतलब इंटरनेशनल जो भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में अपना राज चला सकते हैं, वो हम नहीं बनने देंगे। इस वजह से एक आउटलुक, एक सुपरविजन किसका रहेगा, दैट इज ऑफ द होम अफेयर, तो होम अफेयर का वो रहने वाला है, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्या, SCO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था, 2001। ओरिजिनली किन किन ने मिलके बनाया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया एंड चाइना। सेंट्रल एशिया का कौन 2 कंट्रीज इसमें नहीं है, तुर्कमेनिस्तान एंड सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि सेंट्रल एशिया के एक्स्ट्रा 2 कंट्रीज कौन सी है इसमें, अभी रशिया एंड चाइना। सो सेंट्रल एशिया के एक्स्ट्रा में 2 कंट्रीज कौन सी है, रशिया एंड चाइना, ठीक है। सो 2017 में बेसिकली क्या हुआ, इंडिया इन अस्ताना देर आर 6, ये जो इसके साथ एक और इनकी जो कंट्री है वो ऐड हो गई थी, दैट इज बेसिकली जब इनमें हमने यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे देखिए आप, पहले इनके पास था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड फिर रशिया, फिर इन्होंने एक साथ में ऐड किया था किसको, इंडिया एंड पाकिस्तान को। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हाल फिलहाल इन्होंने ईरान को जो है ऐड किया है, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है। इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स और डायलॉग पार्टनर या गेस्ट अटेंडेंट जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बात आप ध्यान रखना कि यूएन जो है उसको ऑब्जर्वर का स्टेटस नहीं है, ठीक है। बस एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट यूएन के पास ऑब्जर्वर का स्टेटस नहीं है। अब CIS बेसिकली क्या है, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, कॉमनवेल्थ जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं ये, ठीक है। CIS अभी हमने देखा था ना, हाँ, तो ये वही है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट जो कि अभी न्यूज़ में है। अभी इसका 22nd मीटिंग हुआ है, कहाँ पे, समरकंद में हुआ है। अब ये इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हम इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को हैंड ओवर कर रहे हैं, इस वजह से नेक्स्ट इनका जो मीटिंग होने वाला है वो होगा कहाँ, वाराणसी में होगा।
अब वाराणसी में होगा, सो वाराणसी को दे आर कंसिडरिंग एज अ कल्चरल कैपिटल, तो कल्चरल कैपिटल के तौर पे ये ले रहे हैं। इन्होंने ईरान को भी एक परमानेंट मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। अब इंडिया ने बोला कि अगर हमें आप ले रहे हो कल्चरल एक्टिविटी, तो हम अपना तो थोड़ा रूप दिखाएंगे ही। तो हमने बोला कि हम फूड सिक्योरिटीज के ऊपर बात करेंगे। फूड सिक्योरिटी में भी किस पे? मिलेट के ऊपर। 2023 को इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स जो है डिक्लेयर किया गया है, तो इस वजह से हमने सोचा थोड़े न्यूज़ में तो रह ही सकते हैं ऐसा करके, तो हमने बोल दिया चलिए हम मिलेट्स को बोल रहे हैं फूड सिक्योरिटी, ठीक है। साथ ही साथ ये बोला है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्यों? क्योंकि हम अपने आयुर्वेदा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। एंड ड्यूरिंग द कोविड-19 हमने देखा भी, तो ड्यूरिंग द कोविड-19 इन्होंने बोला हाइड्रोक्लोरोक्विन तो बड़ी फेमस हो गई थी, चलिए अब बात करते हैं हम ट्रेडिशनल मेडिसिन की। तो दो चीज़ों के बारे में इन्होंने बात करी है, ठीक है। सो एससीओ से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है? समरकंद में हुई थी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया को प्रेसिडेंसी दे दी गई है। एंड नेक्स्ट मीटिंग कहाँ होगी? वाराणसी में। वाई? बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज द कल्चरल कैपिटल। दो फैक्टर के ऊपर हम बात करेंगे, मिलेट एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये बात की गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सब्सिडीज होती हैं, व्हाइट बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। वो होगा कब? आपका इकोनॉमिक्स में होगा वो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सब्सिडीज समझाऊंगी तो उसके बाद वो वहाँ पे हो जाएगा। अब ये सब्सिडीज वाला बॉक्स है ना, इको के करंट अफेयर में नहीं होएगा, जब मैं इको पढ़ाऊंगी ना तब होएगा, ठीक है ना। चलिए, सो अब ये WTO ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1995 में हुआ था। बट ये क्या है? ये गैट का एक फॉर्म है, इम्प्रूव्ड वर्जन है। गैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। मेंबर कितने हैं? 164। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि फिलहाल में जेनेवा पैकेज जो अभी न्यूज़ में रहा है, जेनेवा पैकेज जो है वो न्यूज़ में रहा है। जेनेवा पैकेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या रही है? दैट इज द इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग जो है उसके ऊपर हमें कर्टेल करना है। एंड उसके लिए यहाँ पे हम फॉर्म बना रहे हैं। अभी देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि बात करेगा किससे रिलेटेड? ट्रेड से रिलेटेड। एंड दैट ट्रेड इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू दी, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, फिशिंग सेक्टर में भी हो सकता है ट्रेड जो है, अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो सकता है। अब साथ ही साथ ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो भी कंट्रीज अपने एरिया में सब्सिडीज देती हैं, हम नहीं चाहते वो सब्सिडीज मिले। अब इन जनरल हल्का सा मैं आपको एक व्यू दे देती हूँ। बेसिकली अगर बात की जाए तो अगर सपोज करो दिस इज द बाउंड्री, अब यहाँ पे दैट इज द श्रीलंका एंड दिस इज द इंडिया का बाउंड्री। यू कैन सी यहाँ पे जो रीजन है दैट इज द पाल्क स्ट्रेट, पता होएगा। अब इंडिया जो है वो इस रीजन में फिशिंग कर रहा है, फिशिंग एक्सप्लोरेशन, एंड श्रीलंका है वो भी फिशिंग एक्सप्लोरेशन कर रहा है। इंडिया की जो फिश है वो और श्रीलंका की फिश, क्या उनकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस होगा? होगा? क्यों? पाल्क स्ट्रेट सेम एरिया, जो वहां के फिशरमैन ज्यादा एक्सप्लोर करके ले आए उनका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपने जो भी फिशरमैन होते हैं, बिकॉज इंडिया कंसीडर देम एज द वल्नरेबल सेक्शन, तो इंडिया उनको कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करवाता है। इंडिया ने सब्सिडीज दी किसकी फॉर्म में? उनको जो वेसल्स, उनको जो जरूरत पड़ती है उनके ऊपर सब्सिडीज देता है इंडिया, ठीक है। दैट इज द मत्स्य संपदा योजना, उसके अंडर जो है वो उनको सब्सिडी देता है। अब इंडिया के पर्सन को सब्सिडी मिली है, इस वजह से उसकी इनपुट की कॉस्ट कम आई है। बाय द वर्ड इनपुट आई मीन कि वो जो वेसल्स परचेज करके लाया है, जो वो नेट परचेज करके लाया, वो उसको सस्ता पड़ा है, और जब वो उसको सस्ता पड़ा है तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी। कॉस्ट कम आई है तो वो प्राइस भी कम सेट करेगा, ठीक है ना। अब सपोज करो, अच्छा मुझे तो नहीं पता है, कोई बता सकता है कि केजी के हिसाब से मिलती है फिशेस, कैसे मिलती है? हाँ, 360 750 पर केजी। ओके, इट्स काइंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन, बट कितने आप में से फिश खाते हो? शर्माना नहीं, शर्माना नहीं है, बट प्लीज शर्म करनी है।
बाकी जो स्टूडेंट में से पढ़े हैं ना, उनको पता है, खाते हुए भी उन्होंने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मैं बोलने वाली हूँ। अब सपोज करिए, वही है ना, शर्म करनी चाहिए। अभी सपोज करिए इंडिया का फिशरमैन है, ठीक है। इंडिया के फिशरमैन बेसिकली कौन है? प्रभजोत और जतिंदर। इंडिया के फिशरमैन क्या है? जतिंदर। तो जतिंदर बेसिकली क्या है? जतिंदर ने एक्सप्लोरेशन किया, उनका इनपुट कॉस्ट कम है। सपोज करो उनको कॉस्ट पड़ी है 500 पर केजी, ठीक है। उन्होंने प्राइस सेट किया 500 पर केजी। श्रीलंका में है प्रभजोत। प्रभजोत जो है उनको कोई सब्सिडी नहीं मिली है, इस वाले एरिया से लिया है। क्वालिटी एकदम परफेक्ट है, एकदम सिमिलर है। एंड इनको कॉस्ट इन्होंने अपना 750 का, तो उसी के हिसाब से इन्होंने अपना ऐड किया 1000। सब्सिडी बहुत ज़्यादा देती है इंडियन गवर्नमेंट इस वजह से। अब ये दोनों गए हैं कहाँ? ये अपना लेके गए हैं यूएसए में। क्वालिटी सेम है, कोई उनके पास रीज़न नहीं है कि वो इसको प्रेफर करेंगे इसको नहीं करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट वो प्रेफर करेंगे 500 को। सो इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडियन फिशरमैन। सो क्वालिटी अगर सेम है, सब्सिडी की वजह से अगर प्राइस कम हुआ है, इट मीन्स आप एक रीजन को तो प्रमोट कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर रहे हो। अब इंडिया वाले बोलेंगे हमने तो ठेका नहीं लिया है श्रीलंका का, बट फिर WTO बोलेगा मैं कॉम्पिटिटिवनेस बनाना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में, तो मैंने तो ठेका लिया हुआ है। इस वजह से वो बोलता है कि सब्सिडीज नहीं देनी है आपको, कि आपको कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, फ्री कंपटीशन करना है। इस वजह से साथ ही साथ उनका क्या मानना है कि जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो ना, तो उससे अनरेगुलेटेड वे में फिशिंग होती है। अब आपको पता है गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, देखिए सिर्फ गवर्नमेंट की सब्सिडी का ही इसमें इफेक्ट नहीं है, अदरवाइज और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। बट अगर हम एक जनरल में समझना चाहें तो जो यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट से, तो सबको पता है कि सस्ते में सामान मिल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिशरमैन बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सप्लोर करेंगे एंड उतना ही ज़्यादा वो मार्केट में निकालेंगे। मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो इस वजह से मार्केट में इनको भी बुरा असर पड़ेगा, इनको भी प्राइस कम करके बेचना पड़ेगा। इनको प्राइस कम करना पड़ रहा है, इसका मतलब इनका प्रॉफिट का मार्जिन भी कम पड़ रहा है। इस वजह से WTO ने क्या किया है? WTO ने बोला है कि जो हार्मफुल फिशिंग होती है, ये जो अनरेगुलेटेड इलीगल फिशिंग होती है, इसको हमें कर्टेल करना है। एक ही दिन में नहीं हो सकता, दैट इज गोइंग टू फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो 4 ईयर का ये टारगेट रहने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने बात की है क्या? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की, कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी भी रहेगी। अब ये जो पॉइंट है ना जेनेवा पैकेज के, स्टार कर लीजिए इसको, 4 के 4 ऐसे ही रटे हुए होने चाहिए। ये जो आपको टू द पॉइंट करंट अफेयर मिला है ना, इसमें मैं आपको बता दूंगी कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज पूरा का पूरा आपको जहां पॉइंट भी दिया है ना एक, वो भी रटा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं है, ये 4 दिए हैं तो यूपीएससी का चांस है कि वो चारों को स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, और उसका हिस्ट्री रहा है। नेक्स्ट इज द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। उसके बाद दे कंटिन्यू द लॉन्ग स्टैंडिंग मोरेटोरियम ऑन द कस्टम ड्यूटीज ऑन ई कॉमर्स ट्रांसमिशंस के ऊपर। मोरेटोरियम बेसिकली क्या होता है, कोई बता सकता है? वेरी गुड। सो मोरेटोरियम बेसिकली क्या होता है कि सपोज करिए आपने कोई लोन उठाया हुआ है एंड उस लोन के ऊपर सपोज करिए आपने 100 करोड़ का लोन लिया है, ले सकते हो। लोन लेने में क्या है, 100 करोड़ का अगर मिल जाता है तो आराम से लो, विजय माल्या बनो, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ वही ना, कोई देगा नहीं ना, विजय माल्या बनो, क्या देना। सो 100 करोड़ का सपोज आपने लोन लिया है 10 ईयर के टाइम पीरियड के लिए 10% की रेट के ऊपर, ठीक है। अब उसी के हिसाब से अब आपको इंस्टॉलमेंट भी पे बैक करनी पड़ेगी एंड इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट सपोज करिए आपका 1 मंथ का कितना बनता है, 1 मंथ का सपोज करिए आपका 5 लाख का बनता है, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट दोनों में मिला के चल रही हूँ, सपोज करिए 5 लाख का बनता है। तो अब कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन हो गया, जस्ट एक आपको सिचुएशन दे रही हूँ। तो मार्च में आपके पास कोई इनकम नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटी है पे करने की एंड यू आर पेइंग, बट ड्यू टू दी कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से कोई इनकम नहीं आ रही है, तो यू आर नॉट एबल टू पे द 5 लाख रुपीज। अब होता क्या है कि इफ यू आर नॉट पेइंग द इंस्टॉलमेंट, इफ यू आर नॉट पेइंग द इंटरेस्ट, देन इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है ना। अब यू आर नॉट विलिंग टू
बेसिकली कि आप डिफॉल्ट नहीं करना चाहते हो, यू आर नॉट विलिंग टू डिफॉल्ट, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं एक्सटर्नली दैट करना पड़ रहा है. सो अगर उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो यहाँ पे पॉइंट क्या निकल के आता है, यहाँ पॉइंट ये निकल के आता है कि अब आपको किसी एक रिस्ट्रक्चर्ड या एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत है. सो वो क्या होता है, वो होता है मोरेटोरियम. कि जब आपको बोल दिया जाता है कि आप अपने उसको फ्रीज कर दीजिए, जो आपका ये पेमेंट सिस्टम था, तो मार्च अप्रैल एंड नॉर्मल अगर 2-3 मंथ तक, या जब तक कि लॉकडाउन नहीं जाता है, जब तक कि इनकम का सोर्स आना स्टार्ट नहीं हो जाता है, उस टाइम पीरियड तक हम आपको फ्रीज कर रहे हैं. उस टाइम पीरियड तक आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके बाद वापस से देना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द मोरेटोरियम. कि जब फ्री टाइम दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, वहाँ पे स्टैचू कर दिया जाता है, उसके बाद ही जैसे रिज्यूम होगा तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा. अब यहीं पे अगर ये बात चलिए ना, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. आरबीआई ने मोरेटोरियम दिया था, लोन मोरेटोरियम, कोविड टाइम्स में. ठीक है. तो बेसिक फिर हुआ क्या कि फिर बैंक्स ने बोला कि हम कैसे काम चलाएं. आरबीआई ने बोल दिया है. सो सपोज करो कि कोई पर्सन है जिसने कि लोन उठाया हुआ है, एंड ऐसे ही एक नहीं 1000 लोगों ने लोन लिया होगा. 6 मंथ टाइम पीरियड तक बैंक के पास ना तो इंस्टॉलमेंट आ रही है, ना ही बैंक के पास इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. तो बैंक की भी कोई इनकम नहीं हो रही है. अब बैंक क्या बोलता है कि मेरे पास तो नहीं आ रहा है, बट क्या मैं डिपॉजिट होल्डर को बोल सकता हूँ कि मैं आपको 6 महीने का इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा? क्या बोल सकता है बैंक? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि जिनका डिपॉजिट है मनी, वो तो इंटरेस्ट लेंगे ही. तो बैंक इज सेइंग जब मेरे पास यहाँ से नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ. तो बैंक ने बोला कि 6 मंथ तक इस मोरेटोरियम टाइम पीरियड को मैं फ्रीज नहीं करूँगा, इसमें इस टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट में चार्ज करूँगा. मोहलत मैंने दे दी है 6 मंथ की, बट 6 मंथ का इंटरेस्ट मैं चार्ज करूँगा. तो लोगों ने बोला कि हमने तो नहीं मांगा था, कैसे न कैसे हम अरेंज करते, अब एक्स्ट्रा बर्डन आप दे रहे हो, काम तो हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है. देन फिर मीडिएशन करवाने कौन आती है? गवर्नमेंट. ले तू भी खुश, तू भी खुश. तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि जो इंटरेस्ट है बैंक को तो चाहिए, जो पब्लिक है वो दे नहीं सकती है, तो अब पब्लिक को इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक की तरफ से इंटरेस्ट मैं दे रही हूँ बैंक्स को, तो बैंक को भी कोई नुकसान नहीं होगा. एंड गवर्नमेंट ने बोला मेरा क्या है, पैसा मुझे कहाँ से वसूलना है, आप इसे वसूलना है वसूल लूँगी, बट अभी तो आप खुश हो ही जाओगे, तो वैसे जो है खुश हो जाए. तो ये बेसिक जो है दैट इज़ द मोरेटोरियम. अब इन जनरल अगर हम यहाँ बात करें, अब आ जाता है कस्टम ड्यूटीज़. कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. हाँ जी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कौन बताएगा? शोएब. नहीं नहीं, आराम से शांति से बताओगे. पहले मैं पूछ रही हूँ इंपोर्ट क्या होता है शोएब? मंगवा रहे हैं, दैट इज इंपोर्ट. एक्सपोर्ट, ठीक है. सो जब हम सपोज करिए इंडिया यूएसए को कोई सामान भेज रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट. एंड जब इंडिया यूएसए से कोई सामान मंगवा रहा है, दैट इज इंपोर्ट. तो इस तरीके से होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है. एंड शोएब इज द इंपोर्ट एक्सपोर्टर एक्सपर्ट ऑफ आवर क्लास. सो नेक्स्ट आ जाता है क्या? कस्टम ड्यूटीज. सो कस्टम ड्यूटीज की जब बात की जाती है तो कस्टम ड्यूटी मीन्स व्हाट, कि कस्टम ड्यूटी में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है दैट इज द कस्टम ड्यूटी. अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? कोई भी कंट्री अगर किसी अदर कंट्री से सामान मंगवा रही है या लेके जा रही है, तो अब आप अननेसेसरीली आपको बाहर से ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो आप अपनी कंट्री में ना देके बाहर भेजते जाओ, एक्सपोर्ट करते जाओ. आपकी कंट्री में स्कार्सिटी हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, इस वजह से आप कस्टम ड्यूटी लगाते हो, सो दैट कि बाहर आपके ऊपर कोई टैक्स चार्ज किया जाएगा तो आप बाहर ज़्यादा नहीं भेज सकते. अब डिटेल में मैं इको में करवाऊंगी ये, जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो कस्टम ड्यूटी ये सब क्या होते हैं. यहाँ आपने इतना समझ लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी. कंटिन्यू द लॉन्ग स्टैंडिंग मोरेटोरियम ऑन द कस्टम ड्यूटी ऑन द ई कॉमर्स ट्रांसमिशन. जो भी ई कॉमर्स ट्रांसमिशन हो रहा है उस पर जो कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी, अब हम नहीं लगा रहे हैं, उस पर हमने मोरेटोरियम रखा हुआ है एंड वो कंटिन्यू चलता रहेगा. सो इट्स अ काइंड ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द WTO. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी डिक्लेरेशन, कि नॉर्मल ये मेजर्स होते हैं. सो ये मेजर्स जो हैं हम WTO में ही करने वाले हैं, अदरवाइज यहाँ टाइम लग जाएगा. ठीक है. सो इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है.
अब ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिया हुआ है आपका, सिर्फ मैंने यहाँ दे दिया है, मैं इसको इको में ही करवाऊंगी, जस्ट मैंने इधर दे दिया सो दैट कि आप मेरे को याद करवा सको कि मैम आपको ये भी करवाना है, उस टाइम पे आप मुझे याद करवा देना, ठीक है। अभी जितना हो गया एक बार रीडिंग ले लीजिए, फिर हम यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से देख लीजिए, और इस बार सुनूंगी मैं। अरे अच्छा एक सेकंड, G7 भी रहता है, अरे अभी तो रहते हैं, चलिए नहीं पढ़िए, चलिए आप। एक ही लिया आपने, दोनों दोनों लिए? आपने भूल के आई नहीं यहाँ घर पे पढ़ रहे हो? ठीक है, हाँ जी पढ़िए। तो फिर मैं बोलती ना, खुद को क्यों नहीं भूल के आए? देखिए अभी तो आप थोड़ा पेम्परिंग के साथ हो रहा है, थोड़े टाइम पीरियड के बाद जब ज़्यादा पोर्शन हो जाएगा ना, तो बैक डेट का किसी भी दिन का कुछ भी सुन सकती हूँ मैं, इस खौफ में रहिएगा प्लीज़। हाँ हाँ जी चलिए। हाँ जी प्रथम, इंटरपोल कितनी कंट्रीज में मेंबर कंट्रीज हैं? 195, ठीक है। हाँ जी अली, एससीओ का मीटिंग कहाँ हुआ था?
अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, आप बताओगी। हाँ जी, आप। एससीओ में मेजर जब स्टार्टिंग किया था कब हुआ था और कितनी कंट्रीज थी? ओके। जब जिन ओके, कौन कौन सी? हम्म 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 हम्म। अच्छा, सेंट्रल एशिया से कौन नहीं था? हाँ जी, वरुण। मेजर 2001 में कौन? हम्म हम्म हम्म। ठीक है। हाँ जी, हो गया ना क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से एक बार कर लो, इतना हो जाता है माइंड से। ठीक है। हाँ जी, तिलक बताइए कि G7 कंट्रीज जो हैं वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, कब उन्होंने मिलना स्टार्ट किया था? G7 मैंने पढ़ाया है। दिस इज कॉल्ड बहुत अच्छे वाला रट्टा। 1989 में G7 कंट्रीज ने पेरिस में FATF बनाया था। जहां G7 आया वहीं पेरिस आ गया। ठीक है, सो वो क्वेश्चन वो नहीं था। ठीक है, रट्टा लगाना है, ये वाला नहीं लगाना है। चलिए, हाँ जी, आप बताएंगे मुझे। हाँ, नहीं नहीं, 1989। हाँ, अभी पढ़ने वाले हैं, होल्ड ऑन। हाँ जी, सो आप मुझे बताएंगे FATF जो है वो फोर कौन कौन से फैक्टर के ऊपर अभी काम करता है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कौन कौन से फोर फैक्टर पे काम करता है? एक बताऊं तो याद आ जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। FATF है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टा यस। और सोचो, कोई बात नहीं आप। हाँ जी, पीछे अमन, आप बताओगे। FATF कौन से चार फैक्टर के ऊपर काम करती है? चलिए, दो बता दीजिए आप। क्या? नेहा आपसे पूछा। हाँ जी, नीलेश, इधर वाले नीलेश। हाँ जी, बताइए। कोई बात नहीं, आप देखो एक बार। FATF के फोर कौन कौन से फैक्टर के ऊपर वो काम करती है? वेरी गुड, ये वेरी गुड। फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन। ठीक है, सो ये रहने वाला है। ओके, हाँ जी, आपका नेम भूल रही हूँ बट शिवम है ना? हाँ जी। वेस्ट सेती प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है? नेपाल में। हाँ जी, अनूप, अभी नहीं देखोगे शिवम को, आदत छूट गई है। हाँ जी, सो पहले कौन वर्किंग कर रहा था, अब क्या हो रहा है वहाँ पे? ठीक है, ओके, सो काफी टाइम पहले छोड़ दिया होगा। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। 83,000 मेगावाट। हाँ जी, आदित्य। I2U2 बेसिकली है क्या? एंड कोऑपरेशन कौन कौन से 6 फैक्टर के ऊपर होता है? हाँ जी, ओके। 6 कौन कौन से फैक्टर पे? अच्छा, 3 बता दीजिए।
बस 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 बस, नहीं नहीं, हाँ जी अभी आप बताओगे। हाँ जी आपका नेम भूल गई हूँ मैं, आप। हाँ जी अमन, ओके चलिए बताइए बाकी के बचे हुए फैक्टर्स। फूड सिक्योरिटी हो गया, ठीक है ओके। दिनेश आप मुझे बताओगे छाबार पोर्ट का कौन सा मेजर पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है? 3 सेक्टर में हमने डिवाइड किया था, तो कौन सा कंप्लीट हो चुका है? हाँ जी आप बताओगे। धेलाराम वाला क्या, कहाँ से कहाँ तक? जरन से, नहीं नहीं, कौन सा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है? हाँ जी मुझे बताएंगे अभी। हाँ जी आप बताओगे, शिवम के पीछे जो छुपे हुए हैं। हाँ जी हाँ, व्हाट्स योर नेम? रोमिल, ध्रुविल, ओके ध्रुव, हाँ जी बताइए क्वेश्चन क्या पूछा था। ओके सो छाबार पोर्ट के 3 सेक्टर्स थे, उसमें से जो कंप्लीट हो चुका है वो कौन सा था? कोई बता सकता है? हाँ जी आप बताओगे। देलाराम, ठीक है। हाँ जी दूसरा बाकी के आप बताओगे कहाँ से कहाँ तक है? छाबार पोर्ट टू जाहिडन, देन जाहिडन टू जरन, देन जरन टू देलाराम, ठीक है। याद रखना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बारी में नहीं होता है, मैं भी एक्सेसिवली जान जान के पूछ रही हूँ ताकि आप स्ट्रेस लो, पूछो देखो, उससे हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि 100% आना चाहिए, बट हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन है आना चाहिए, नहीं आएगा तो सुनाऊंगी मैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, G7। सो G7 कंट्रीज की जहां हम बात करते हैं तो G7 कंट्रीज में ये कंट्रीज आ जाती है। अच्छा आप शोर करोगे ना तो मुझे और प्रेशर से बोलना पड़ेगा, सो प्लीज शोर मत करिए, ठीक है। सो G7 कंट्रीज की जहां हम बात करते हैं वहां 7 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। सो इट्स दो तो अमीर, ठीक है, अमीर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली, यूके एंड यूएसए, ठीक है। अब यूके के जैसा ही रेप्लिकेट करता है कौन? फ्रांस। आपने देखा होगा, एंड फ्रांस जहां आया है वहां उसके साथ साथ जर्मनी तो आएगा ही। जापान कहेगा आप ना मानो, बट मैं एशिया में तो अपने एरिया में तो मैं भी राजा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बच जाता है कौन? इटली, ठीक है। इसका कुछ निमोनिक होता है, आप अपनी तरफ से बना लेना, बट आई थिंक बनाया भी हुआ है, आप अपने पास ही रखना, ठीक है। सो उस तरीके से आप याद रख लेना। वापस से मैं बता देती हूँ आपको, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, बेसिकली उसके बाद बचता है कौन? यूके एंड जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है। सो ये बेसिक हो गए क्या, G7 कंट्रीज। अब G7 कंट्रीज ऐसे ही एक साथ नहीं आए हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 1973 का जो ऑयल क्राइसिस आया था, उस ऑयल क्राइसिस की वजह से इन्हें लगा कि इन्हें साथ आना चाहिए, बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए। उसके बाद 1975 में 6 कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया, देन कनाडा ने भी आके ज्वाइन कर लिया। कब? 1976 में। अब क्या आपसे ये पूछा जाएगा कि कनाडा इज द लास्ट वन? तो ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बट एक आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट 1998 में रशिया भी आ गया एंड वो G8 बन गए। बट हुआ क्या, 2014 में रशिया ने क्रीमिया वाले रीजन को इंक्रोच कर लिया एंड उस वजह से इन्होंने बोल दिया कि हम आपको निकाल रहे हैं यहाँ से, गेट आउट। तो वो गेट आउट हो गए। अब हाल फिलहाल में क्या है, ये न्यूज़ में रहा है, द पर्पल पोर्शन। सो अकॉर्डिंग टू देम अभी G7 सबमिट हुआ था एंड वो इस वजह से न्यूज़ में रहा क्योंकि उन्होंने इंडिया को भी बुलाया, ठीक है। एंड इंडिया को जहां बुलाया जाता है वहां इंडिया बहुत राज के साथ जाता है
एंड अपना कुछ ऐसा देके जाता है जिससे कि उसको याद रखा जाए। तो इंडिया ने अपनी क्या दी है? इंडिया ने दी है लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। एंड इस टाइम पीरियड पे ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिंगल स्कीम आपको कहीं भी पढ़ने को मिली जो कि किसी फैंसी नेम के साथ है तो उसको रट के रख लेना, क्योंकि फैंसी नेम के स्कीम वाले यूपीएससी बहुत पूछता है कि ये है क्या, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट इट इज लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। इंडिया ने ये हाईलाइट किया। अब ये है क्या? लाइफस्टाइल है फॉर व्हाट? इन्वायरमेंट। इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट एंड विच इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी। सो इस वजह से दे क्रिएट अ इकोसिस्टम विद इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर के साथ आपको बनाना है। अब क्यों और कब बोला गया ये? बेसिकली ये इंडियन पीएम ड्यूरिंग द 26 यूएन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, दैट इज द COP 26 नवंबर के दौरान हुई थी ना, हाँ जी, ग्लासगो समिट, ठीक है। सो वहाँ पे बोला गया था, उन्होंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट दिया था। अगेन G7 में भी जाके लाइफस्टाइल, लाइफ मिशन, लाइफ के बेसिस पे उन्होंने ये बताया है। अब उसके साथ साथ ही उन्होंने एक और बात बोली है, दैट इज वी आर गिविंग यू द P3 का फॉर्मूला। व्हाट इज P3? द प्रो प्लैनेट पीपल। इट मीन्स ये प्रो प्लैनेट पीपल मीन्स कि आप प्लैनेट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अपने आप को दे रहे हो, सो वो पर्टिकुलर थिंग आपको करनी है। ये जो प्रो प्लैनेट पीपल वाला जो है, ये इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस एजेंडा 22 जो है उसमें दिया था, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय द PM मोदी जी। एंड इसमें उन्होंने बोला कि क्या क्लाइमेट चेंज को लेके हमें कमिटमेंट करना चाहिए। तो अब कुछ चीज़ें आपके माइंड में बन जानी चाहिए। पहला, मिशन लाइफ की बात की गई है, G7 समिट से भी वो रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे PM जो है उन्होंने वहाँ पे भी उसकी बात करी। जब मिशन लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट की बात की जाए तो ये फर्स्ट टाइम कहाँ बोला गया था? COP 26 में बोला गया था। बोला किसने? हमारे PM ने, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें प्रो प्लैनेट पीपल की, अगर बात की जाए तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस एजेंडा जो है वहाँ पे बात की गई थी। दैट इज ऑल्सो है क्या? ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रो प्लैनेट आपको वैसे भी पता है, चिकनी चुपड़ी बातें हैं कि इन्वायरमेंट के लिए हम क्लाइमेट चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। सो इसी से ये रिलेटेड होने वाला है। हो जाएगा आपको याद? ठीक है, वेरी गुड। एक बार नज़र आप मार लेना, G20 अलग से भी करेंगे कि कौन कौन से G20 में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, वो आप देख लेना। एक बार मैं बता देती हूँ, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया कहीं और भी एक साथ आए थे। कहाँ आए थे? अंटार्कटिक ट्रीटी में, वेरी गुड। चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की, ठीक है। अब जो छोटी मोटी गलती अभी आपने करी है ना, रट्टा लगाने की, रट्टा लगाना है बट वो अंडरस्टैंडिंग के साथ लगाना है। इसी वजह से अदरवाइज ना, अगर रट्टे की बात होती तो क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती, आपको सीधा नोट्स ही बना के दे देती, उसमें से आप रट्टा लगा लेते। क्लास क्यों की जा रही है? सो दैट कि माइंड में सेटल हो जाए चीज़। माइंड में सेटल नहीं हो पाती अदरवाइज खुद से करो तो आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, स्कूल से तो आ ही चुके हो, बट फिर भी स्कूल वाली फीलिंग आपको दी जा रही है सो दैट आप याद रख पाओ। याद करना इज़ नॉट सो मच डिफ़िकल्ट जितना याद रखना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। सो इस वजह से जैसे कि अभी ये हो गया कि G7 वाला पेरिस हो गया, ये हो गया, तो ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही FATF वाला हो गया, आपको ध्यान में नहीं आ रहा कि किससे रिलेटेड है। ये अभी ये सिर्फ इतना है, 30 पेजेस है, ये 30 पेजेस से ज़्यादा नहीं है, इतने ही कितने पेजेस और आएंगे। सो इस वजह से ये खौफ रखो, डर रखो, पैशन रखो टुवर्ड द प्रीलिम या अदरवाइज। जब भी मैं एक क्लास लूँ पिछला सारा आना चाहिए, तो उसका करने का तरीका क्या है? आज करंट अफेयर की क्लास हुई है तो आज तो जाके ये एक बार पूरा अच्छे से रट देना है, फिर डेली 15-15 मिनट सेम चीज़ को वापस देखना है। सिर्फ देख लेना, देखने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो देखने से ही हो जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको सिमिलर चीज़ें बार बार दिखती रहती है तो आपका ध्यान जाता रहता है। ओके, 15 मिनट का टारगेट दे रही हूँ मैं डेली का, आपको वो करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, दैट इज बेसिकली द फ्री का ज्ञान बीच बीच में मिलता रहेगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है नाटो, दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड प्लीज कोई एक चीज नहीं आती है, कोई एक चीज गलत हो गई है, उससे कॉन्फिडेंस लूज मत करना। कोई एक क्वेश्चन आपका पेपर आप सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, सिंगल एक क्वेश्चन, ठीक है। इस वजह से बूंद बूंद से सागर बनता है, इस वजह से आप जितना ज़्यादा हो सके आपके पास है उसको पकड़ने की कोशिश करो। ओके,
सो नाटो की अगर हम बात करें तो इट्स अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब? 1949 में जो है ये आया है। अब ये क्या कर रहा है नाटो? नाटो क्यों बनाया गया था? बेसिकली सोवियत का एक्सपेंशन हो रहा था, यूएसएसआर, तो उसके एक्सपेंशन को कर्टेल करने के लिए, एक शील्ड की तरह प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया था। कहाँ? ये बेसिकली यूरोप में उसका जो एक्सपेंशन बढ़ रहा था उसको कर्टेल करने के लिए किया गया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इन जनरल बात करें तो वर्सा पैक्ट आया था, दैट इज बेसिकली अ मिलिट्री अलायंस विद द ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट कंट्रीज 1955 में अगेंस्ट द नाटो। अब जो यूएसए है उसने बनाया क्या? नाटो। एंड जो यूएसएसआर है उसने बनाया क्या? वर्सा पैक्ट। और दोनों में ही क्या है? हॉस्टिलिटी है। आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके ये, सो दैट कि आपको ये लगे कि ये क्या है? एनिमी। वर्सा इज बाय द यूएसएसआर, नाटो इज बाय द यूएसए, ठीक है। सो ये इस तरीके से रहने वाला है। अब नाटो के मेंबर की अगर बात करें तो 30 मेंबर है। रिसेंटली अभी नॉर्थ मैसेडोनिया जो है ऐड किया गया था 2020 में, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपने कर लिया काफी है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट वन, दैट इज IPEF, दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी। इसका मुझे चांस लग रहा है क्योंकि एक तो नेम भी ऐसा है, ऊपर से ये न्यूज में रहा था, इस पे स्टार लगा लीजिए, ये रटा हुआ होना चाहिए। अब ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है for participating the country to solidify their relationships and engage in the crucial economic and trade matters में। कुछ भी नहीं है, जस्ट कंट्रीज जो है वो आई है एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, एंड वो किस लिए? प्रोस्पेरिटी के लिए। सो कंट्रीज आपस में मिलिए, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास थोड़ा थोड़ा है, हम अपना थोड़े थोड़े रिसोर्सेज को बनाते हैं, मिलाते हैं, किसी एक में लगाएंगे, वहाँ वो ग्रो होगा, उससे जो हमारे प्रॉफिट मिलेगा उसको बाकी में लगाते जाएंगे। सो इस तरीके से ये हमें मेजर कंट्रीब्यूशन देना है, सभी का, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर चीज़ लेके जो है हम चल रहे हैं। सो दिस इज IPEF, ठीक है। अभी UN ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे करवाने हैं, 3 मिनट तक करवा देती हूँ। नोट्स क्यों नहीं है? अरे व्हाट दे डिड, उन्होंने 2 फाइल दिया आपको, इसी में है ना? ओके, जिनको आज मिला है ना उनको 1 फाइल दे दिया। आई विल टॉक टू देम कि व्हाट दे आर डूइंग, अदरवाइज हो जाएगा। UN ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं UN ऑर्गेनाइजेशन। ये जितना हो चुका है वो टिप्स पे ऐसे होना चाहिए आपको। इवन वन थिंग आई वुड से, UN ऑर्गेनाइजेशन भी एक बार अगर टाइम हो आपके पास तो रीडिंग लेके आना, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सो एक रीडिंग लेके आना आप, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई डोंट नो, मुझे जैसे शेड्यूल एक दिन पहले बता देते हैं कि मैम कल आपका क्लास है तो मैं आ जाती हूँ। अच्छा, आई वॉज वेटिंग कि ऑनलाइन का खत्म होएगा, ऑनलाइन तो हो ही चुका है। ओके, थैंक यू सो मच।